Good नमस्कार morning, जैसे sir. आप. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सब बढ़िया है. Fine, sir. I आपने am ज्वाइन also कर लिया, attending. मैं देख लिया. Join कर लिया, sir. Good morning. Best of luck, sir. Thank you very much. So nice of you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Good morning to everyone. Good morning. Very good morning. Good morning, और Doctor. आप सब लोगों को Good morning. आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं. आपके लिए भी डॉक्टर साहब. थैंक यू सर. Thank you. यार सारे प्रिंट मार देना. कुछ हुआ सर?
Hello, good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और आज के इस आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो विज्ञान उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सही और नियत समय पर। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के साथ ही हम आज के इस कार्यक्रम के वेलकम एड्रेस के लिए आज हमारे परिषद के आदरणीय सचिव श्री आइडाम सर ज्वाइन करते, लेकिन उनकी जगह पर हमारे परिषद के संयुक्त निदेशक महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर राजेश गंगवार सर को मैं इस कार्यक्रम के वेलकम एड्रेस के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Am I audible? संदीप, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। Yes. सभी को नमस्कार। जैसा हम सभी लोग अवेयर हैं कि we are celebrating 75th year of independence and Department of Science and Technology in joint venture with State Assembly Councils is celebrating an year-long program known as Vigyan Utsav. And so there is a theme for each month, and the theme for this month is Atma Nirbharta and industry. So there were various themes, and the program will end the next month. And the theme for the next month is intellectual property rights. So themes were decided by the Department of Science and Technology, Government of India. And daily there is a program by at least state council, any state council. So today is the turn of the UP State Council for the theme this Atma Nirbharta and industry. तो मैं काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। और मैं समझता हूं कि काफी अच्छे लेक्चर्स हैं, लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसका एक यूट्यूब लिंक भी है जो आप कभी भी उसके बाद भी देख सकते हैं। डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है SSTP DST। तो पूरे साल में हर स्टेट काउंसिल्स के द्वारा जितने भी प्रोग्राम किए गए हैं वो सारे वहां पे रहते हैं रिकॉर्डेड। तो आई मीन्स गिव द लिंक ऑफ दैट वेबसाइट इन द मैसेज चैट बॉक्स so that any one of us can go through that, because programs have been organized since means last August and the program will end in the coming month. तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर MN खान साहब, डॉक्टर VP शर्मा जी फ्रॉम IITR, श्री अनुराग माथुर जी फ्रॉम MSME, डॉक्टर RP राम फ्रॉम IIT कैंपस, मैडम रीना Singal ji from HVTU Kanpur, Dr. Sandeep Sirohi ji, and all other participants, those who are participating, those who have joined this program through online. I welcome you all once again on behalf of Council of Science and Technology, and I hand it over to Sandeep ji for go ahead for the program. Thank you. Welcome once again.
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम। थैंक यू। और अब हम इसी के साथ इस कार्यक्रम की आगे शुरुआत करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि आज की जो थीम है आत्मनिर्भर भारत इंडस्ट्री, उद्योग और आत्मनिर्भर भारत का जो समन्वय है आजादी के साथ, उसका आज टॉपिक है। और आज हमारे साथ विभिन्न वक्ता जो कि अपने क्षेत्र में एक बहुत लंबे अनुभव के खुद में एक संस्थान है, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को स्वागत करते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत जो सबसे पहले हमारे साथ वक्ता जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुशील सूरी सर, जो कि MBBS MD मेडिसिन है और साथ ही साथ आप चीफ कंसल्टेंटिंग फिजिशियन हैं सूरी मेडिकल फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर लखनऊ में। आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन CIMSH लखनऊ में। आप फाउंडर एंड लाइफ मेंबर हैं इंडियन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली इंडिया में। इसके साथ आप लाइफ मेंबर हैं इंडियन सोसाइटी फॉर बोन एंड मिनरल रिसर्च SGPGI लखनऊ में। आप फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर रहे मेडिसिन में, फॉर्मर कंसल्टेंट भी रहे आप हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन दोहा कतर। और इसके साथ ही आपका एक बहुत लंबा अनुभव है, आपने भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान प्रदान किया है। सर हम गौरवान्वित हैं, आप जैसे अतिथि और वक्ता हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सर। Sir, please unmute yourself, sir. Thank you. Thank you very much. And I feel humbled with this introduction and giving me an opportunity to speak on this learned topic before the learned people joining this discourse today. एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको आजादी के इस अमृत काल की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं देश ऐसे ही आगे और तरक्की करता रहे। आत्मनिर्भर भारत और हेल्थ इंडस्ट्री, ये एक टॉपिक है जिसमें दो चीजें अलग अलग समझने वाली है। आत्मनिर्भरता क्या है और हेल्थ इंडस्ट्री एज सच क्या है। Atmanirbhar is a concept for India to play a larger role in the world economy and for it to become more efficient, competitive, and resilient. The sectors such as automotives, cooperatives, financial services and banking, pharmaceuticals, and biotechnology have been considered as examples of self-reliance, and now is the turn of health industry to improve further. And the aim of my presentation will be to narrate in short that how it is happening today and what are the plans for future. So gentlemen, this is what government papers say about Atmanirbhar Bharat. I try to convert it to the, obviously I keep on trying to convert it to my patients who visit to me and their attendants. And so I'm trying here also. एक साधारण शब्दों में मैं कहूं कि आत्मनिर्भर कौन देश है जिसका नागरिक आत्मनिर्भर है। जहां नागरिक आत्मनिर्भर नहीं है वो देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तो पूर्णतः आत्मनिर्भरता नागरिक की किस चीज पर है? तो अगर उसके कई पैरामीटर्स हैं, सोशल है, इकोनॉमिकल है, बाकी पैरामीटर्स हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है हेल्थ। अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। सो हेल्थ को समझे कैसे कि हेल्थ क्या है। एक खुशियों से भरा झूमता हुआ मन और एक पूर्णतः स्वस्थ शरीर जिसमें एक उच्च आध्यात्मिक चिंतन चलता हो जिस चित्त में, जब ये तीनों एक जगह पर आते हैं तो वो इंडिविजुअल हेल्दी होता है, जो कि WHO की डेफिनेशन है। इट इज नॉट merely the absence of disease or deformity in the body, but it is a perfect state of physical, mental and spiritual health. Well, now coming to the segments of the health industry.
The key sectors of health industry are recognized as healthcare services and facilities, medical insurance, medical services and managed care, pharmaceutical and related segments, medical devices, equipment and hospital supplies manufacturers. When these sectors will improve, the health economy will grow. The advantage India is strong demand, rising numbers of qualified health workers and doctors, and government support by policy and money makes it further more attractive. In September 2021, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, while speaking at a global COVID-19 summit, said that India had shared its vaccine production with 95 countries and UN peacekeepers. He also stated that India will supply COVID-19 vaccines to other countries after increased production. In September 21 itself, Prime Minister Narendra Modi launched the Ayushman Bharat digital mission as well. The mission will connect the digital health solutions of hospitals across the country with each other. Under this, every citizen will now get a digital health ID and their health record will be digitally protected. India drug regulator has already approved 2 vaccines for children aged 5 to 12 years. In January 2022, phase 3 trials commenced in India for first intranasal vaccine against COVID-19 that is being developed by Bharat Biotech in conjunction with Washington University School of Medicine in St. Louis in the US. India made its COVID vaccine platform CoWIN, and now it is open source for all countries. Almost 76 countries have displayed interest in leveraging CoWIN platform to manage their normal COVID-19 vaccination drives. As on April 2022, 748 e-hospitals were established across India as part of the central government's Digital India initiative. And the e-health market size is estimated to reach US dollars 10.6 billion by 2025. So gentlemen, with this much, it is very obvious that health industries know more about the doctors and the patients. The IT people, the scientists, the researchers, all are actually, when joined together, as it has happened in the COVID pandemic, you have seen, then only some developments of value take place. And later on, it helps not only our country, but makes us enable to help the others. And that is the correct definition of Atma Nirbhar. We have to help ourselves and we should be ready and prepared to help the others at whatever level it is. Social, financial, emotional, or in general health. Now here, I wish to attract your attention towards 2 things. One is the health and the other is wellness. Health has got 3 levels of health delivery system: primary, secondary, and tertiary healthcare systems. Right on day to day, there is no concept separate from health and wellness. They are joined together, and the wellness concept is left to the health workers and doctors at primary health care to deliver the wellness to the community. The reason being is there is a lack of health education, and I may say that is the outcome
or a negative outcome of this system is a lack of health education to the people of India. Because the doctors, the paramedicals are busy in giving the medications, in delivering the medicines and other injections, etc., attending to the patients, huge queue outside their OPDs, and they hardly find any time to give health education. What is more important to understand here is that majority of Indian population is born healthy. Only few have congenital diseases because of which we can say that they were born unhealthy. So that individual who is born healthy, how in due course of time he turns himself into an unhealthy individual. What is lacking there? Why he cannot continue to maintain a good health throughout his life? Now we have got enough of everything for our country. We have food, we have clothes, we have shelters. The time has changed now. At least now the generation which is taking birth in this India after the 75th Independence Day shall remain healthy for next 50 years at least without falling sick. If we are able to achieve that aim, then whatever resources we are putting in the health industry today will be utilized for those who have born before this 75th Independence Day, and the others only need health education. Healthcare has become one of the India's largest sectors, both in terms of revenue and employment, and is growing at brisk pace due to its strengthening coverage, services, and increasing expenditure by public as well as private players. And this dual mode of delivery system of public and private players, India has a competitive advantage because we are competing with each other. The Indian healthcare sector is expected to record a threefold rise, growing at 22%. By financial year 22, Indian healthcare infrastructure has reached US dollars 349 billions and above. As per census of 2021, the Indian healthcare sector is one of the India's largest employers, as it employs a total of 4.7 million people. The sector has generated 2.7 million additional jobs in India. Over 5 lakhs new jobs per year can be created in this sector. In the economic survey of 2022, India's public expenditure on healthcare stood at 2.1% of GDP in 21-22 against 1.8% in 2021 and 1.3% in 21-20. That means the government has got an intention to spend more on public health. In financial year 21, the gross direct premium income underwritten by health insurance companies grew 13.3% to rise to 58,572 crores. The health segment has 29.5% share in the total gross written premium earned in the country. This speaks about the government as well as the public orientation towards the treatment of diseases. It doesn't speak even a word about health education required by those who are healthy today and who will be born healthy tomorrow. But whatever it is giving a big boost to our industry, to the pharma industry, as well as good boost to our country's economy.
Country's economy is growing, and now health sector can take out any country out of recession. May it be Colombo, we can see it tomorrow. In coming days, if they have to come out of the crisis, they have to depend on the health industry. The health industry during the pandemic has worked day and night, helping the individuals at the same time helping the economy not to collide completely. When everything was shut down, the only thing that was functioning was health industry. And that sustained our economy so that we are still on the path of economic growth today. Now, in Indian medical tourism market was valued at US dollars 2.89 billion in 2020 and is expected to reach US dollars 13.42 billion by 2026. Well, various startups like Healthy Me, the COVID program of India, Tata Digital Limited, a subsidiary of Tata Sons Private Limited, announced that it will acquire a majority stake in digital health company 1 milligram, AstraZeneca, PharmEasy, and n number of more companies are bringing FDI to India. So, the gentlemen, the purpose of bringing all these details to you was to make it clear that health industry is no longer an industry for doctors and patients as it was considered before, and the people who make profit out of it. This is involving digital India, this is involving FDIs, this is involving the economy, this is involving the scientists, this is involving the manufacturers, the engineers. All of us are participating in health industry, at least in one way or another, which are on this platform and which will be listening to this. Coming to the union budget of 2023, rupees 86,200 crore was allocated to the Ministry of Health and Family Welfare. Pradhan Mantri Swasthya Shiksha Yojana was allocated 10,000 crores. Human resource of health and medical education was allotted 7,500 crore. National Health Mission was allotted 37,000 crore. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was allotted rupees 6,412 crores. The Government of India approved continuation of health mission with a budget of rupees 37,000 crores. Rupees 5,156 crore was allocated to the newly announced Prime Minister ABHIM to strengthen India's health infrastructure and improve the country's primary, secondary, and tertiary care services. So, gentlemen, just with this dry statistics, let me shift you to a scenario. Imagine a scenario of a chauraha near to you, wherever you reside while going to from residence to the office. There is a mess of traffic, mixing of traffic, bullet cart, motorcycles, rickshaws, heavy traffic, cars, pedestrians, all are walking. There's a lot of chillapong on that chauraha, और उसके ऊपर से एक एक्सप्रेस वे जा रहा है. जिस एक्सप्रेस वे पे बहुत सारी लेन्स बनी हुई हैं. उन लेन्स में हैवी ट्रैफिक की लेन अलग है, रेस्क्यू की लेन अलग है, और कार्स की लेन अलग है. स्पीड लिमिट डेमोन्स्ट्रेटेड है, लाइट्स प्रॉपरली काम कर रही हैं. आप इन दोनों सिनेरियो में ड्राइव करते हैं. मैं इस सिनेरियो को अभी यहीं पे छोड़ूंगा for a thought to your minds, and I'll come back to it again.
Just keep it in your mind, these two scenarios. According to the statistics from the Commerce Ministry, analyzed by the Association of Indian Medical Device Industry, medical device imports rose from a record of 41% to rupees 63,200 crores from 47,708 crores. And according to MIMED data, the top 5 countries from which India imports medical devices are China, the US, Germany, Singapore, and the Netherlands, which together accounted for rupees 37,519 crores or 68% of the total value of import. The report also noted that the 6 main categories imported medical devices, including consumables, disposables, implants, IVD reagents, and surgical tools. The electronic and equipment group has had the greatest rise. The value of medical equipment imports into India is 21-22, increased from rupees 4,569 crores. Why this statistics is important to us to know that what we are importing, we need the help of the scientific community to create that kind of disposables and valve substances in India and hand it over with this R&D to the industry, to the Indian industry, so that doctors can buy all these things from the India itself. As I went to the China to present my papers in the Cancer Congress, I made a point to visit the Chinese hospitals of that country, the government as well as very few, 1 or 2 local setups, private setups they call it. So what I found, that all the monitors, all the equipments, all the linens, everything were made in China. They were not using anything from America, any consumable items like that from America, only those things which they were not able to manufacture, and they were finding it out like manufacturing is more expensive than importing these substances. Only those substances they were using other than made in China. Otherwise, 98% of their industry was running on made in China products at that time. And 10 years hence, what I noticed, a change. The inflow of Chinese equipments, disposable medications, even in our country. So that means they became Atma Nirbhar first for their country. And then they were so sufficient and they had so much production that they could cater the other countries as well, and which became a market for them. An economical growth, which was not seen in their minds at that time. They had no plans. So we can also do it in India, and it's very small things which are left. Majority of the things our scientists have covered, they have given us a lot many things made in India, but still the implants, because we Indians have got a different waist to hip ratio as compared to the foreigners. So we need a special kind of implants which will suit to our population. We have production of material with us, the raw material with us. We can produce the disposable linens, etc., everything in India itself, and we can further help the government by reducing these imports and considering that any penny saved is penny earned. So we can indirectly, we are responsible for growth of the nation by controlling the exit of the foreign currency from the country by reducing these imports.
As of January 2022, the number of medical colleges in India stood at 595. Now, this is not a very big number. We need still many more medical colleges, so more entrepreneurs can enter into this field of medical education. Ayushman Bharat and wellness centers are operational in India. All over 1,17,771 centers are there. Now, let's go back to my scenario which I gave you. I give you another scenario here now, gentlemen, that there is a house of not a very well-to-do person. It's a semi-pakka house in a rural segment. But when we enter into the house, what we find? A separate place for cooking, a separate place for lying down, and a separate place for sitting in that small semi-pakka house. And thanks to this government, that a shauchalaya outside the house. And then we enter into another house, which is very luxurious building from the outside. And we enter inside, all is marble floor. There is the lift arrangement there. Guard is standing on the gate. And we go to the flat. And what we notice is that we enter into the drawing room. Kids' books, their clothes, their leftovers, they are lying there. And we take a right turn, and we see that a lot of dirty utensils are lying there, waiting for somebody to come and wash. And somebody is eating in the bedroom, and things like that. Now, there is something common in, gentlemen, both the scenarios which I give. One of the traffic and one of the house. And the common thing is that they two scenarios, like a Chauraha scenario and like this flat scenario, are messy. These are messy scenes. Whereas the highway scenario, expressway scenario, and a poor man's house are not messy. Sorry to interrupt you, sir. With due respect, I want to say that kindly conclude your lecture in short, because many speakers are busy. I'm concluding Yes, only. sir. Concluding only. Yes, sir. Now, Thank what you, is sir. the common thing between all this scenario? One, as I said, is messy. But second part is not the money, because the poor man's house can be well organized. And the roads on the Chauraha can be messy. So it's not the money. It is the habits. It is the education which makes that difference. So, gentlemen, I conclude by saying that, please, definition of health in India in Hindi is खुशियों से भरपूर एक मन जो एक संपूर्ण स्वस्थ तन में रहते हुए उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक चिंतन करे. That means you are perfectly healthy. And to achieve this, is still what India needs to do further is to open n number of health education centers where healthy people can walk in and take the various kinds of counseling sessions, can get sessions on nutrition, on physical fitness, on mental fitness, and sessions on spiritual fitness, but exclusively for the healthy people. Those who have got even a single disease, whether it is temporary or it's a chronic disease, have to be ruled out from entering those health education centers. And once the temporary disease is over, then that person is again healthy and go back to that center again. Thank you very much for inviting me. This was the gist of my lifetime experience about the medical field, that education is more important than the treatment. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने बहुत अच्छे से चिकित्सा क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत को जोड़ा. समय की कमी है, इसलिए हम सीधे कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ
दूसरे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर एम एन खान सर, आप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया यूपी स्टेट सेंटर लखनऊ से हैं। आपने बहुत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कई मुकाम स्थापित किए हैं। आप अपने एज ए चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में ज्वाइन किया और उसके साथ ही आप यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन में एमडी रहे और इसके अतिरिक्त आपने कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में बतौर इंजीनियर के रूप में और बड़े पदों पर आप रहे। आपके अनुभव को हम सुन पाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। Namaskar. Good morning. I think I'm audible to everybody. Yes, sir. Okay, thank you. Namaskar. Good morning to everybody. I am feeling proud that I have been given an opportunity to speak on a very important topic, that is role of engineers in making Atma Nirbhar Bharat and industry. I am highly thankful to Department of Science and Technology, especially Mr. Prasad, Joint Director, and Dr. S. Rahman, Scientific Officer and Convener of the event. I am also highly thankful to all the audience, especially our National Vice President, Institute of Engineers India, Mr. V.B. Singh, and our Honorary Secretary, Dr. Jaswant Singh, and our Senior Executive Member, Mr. S.K. Verma, ex-MD, UP Power Corporation, being the audience of this August audience. The concept movement of Atma Nirbhar Bharat is different from the earlier concept such as Swadeshi movement, Khadi movement. The earlier programs called the citizens to shun foreign products and go in for Indian products, even if these products were substandards. With products being substandard, our industrialists were looking at the protected Indian market only, rather than foreign markets, especially in the developed world. The program of Atma Nirbhar Bharat calls for developing world-class products at competitive prices and stay competitive. The days of same model of a product continuing for years are gone. People are looking for a change, newer models with ever-increasing features and reliability. We are well aware that we are changing our mobiles daily. We are changing our cars with new models are arriving in the market, and industry are developing new markets for the new mobiles, new cars, and other things. This is not possible without the involvement of engineers, businessmen, non-technical people to develop the industry, to see the requirements and bring business. Engineers are required for changes in product quality and improvements, inclusion of new technology at a competitive cost. This Atma Nirbhar Bharat is very important, and its importance was felt in the period of pandemic. As my previous auditor, Dr. Suri, emphasized on it, it's really the Atma Nirbhar Bharat made the pandemic more active to deal with it. India has faced the COVID-19 situation with fortitude and spirit of self-reliance, and is evident that the fact that from zero production of personal protection equipments before March 2020, India had created a capacity of producing more than 2 lakh PPE kits daily, and this is also growing progressively. Additionally, India has demonstrated how to rise up to the challenges and uncover opportunities therein, as manifested in the repurposing of various automobile sectors, industries to collaborate in making of life-saving ventilators. The clarion call given by our Honorable Prime Minister to use these trying times to become Atma Nirbhar has been very well received by engineers to enable the resurgence of Indian industry of economy. The factories which were producing different things started producing and manufacturing the ventilators in the need of the pandemic. On May 12, 2020, Prime Minister Shri Narendra Modi announced its 5 pillars, which focus on mainly economy, infrastructure, system technology, vibrant demography, and demand. For the first time, the approach to growth had truly turned towards internal strength with the slogan "Vocal for Local" to made it global. While addressing the annual summit of Confederation of Indian Industries, Prime Minister clearly pointed out
important role that industry has to play in the Atma Nirbhar Bharat campaign. Post-COVID revival strategy gives a major thrust to industries. The government now wishes to create a unified market in agriculture commodities, based industries, pushing investment in agriculture supply chain through the agriculture infrastructure, better price realization for farmers, and bringing modern technology in agriculture. The emphasis of technology-driven system in health and education administrative reforms and privatization of public sector units, except in strategic sectors, will bring the required efficiencies, thus releasing resources over and above what has been allocated, opening up the space of atomic energy or for private sector also entails positive spillover effect of technology. The first step to making a generational change is recognizing our core strength, which is knowledge and wisdom. Vedas and Upanishads came out of hundreds of years of research by several rishis. Right from the days of Aryabhatta, we have been good with numbers, a basic ingredient needed for technological advancement, including artificial intelligence. What makes a nation superpower? Historically, it has always been military might. As long as a country is dependent on defense imports, it cannot become a superpower. Today, apart from the US, China, Israel are also Atmanirbhar because they are not arm exporters. Whereas India imports about 70% of its defense equipment. Becoming self-sufficient in energy and defense sectors is desirable, and developing new technologies, engineers can play a major role. India is blessed with soft power, and its young talent is busy building a new world over from Silicon Valley. This is a century of technology, and India's core competence is knowledge. In the US, technological innovations and public policy come from universities because governments and private sector have invested in them and not interfered. For India to become Atmanirbhar and then a superpower, it needs to concentrate to enlarge the technological capabilities and increase exports. Rural India can concentrate on economic growth through agro-based industries, creating employment at local level and enhancing the economic condition of the local region. Various types of industries for various regions of the country is to be identified and create a sustainable and growth and regional balance model of the rural economy. The technological institutions have to play bigger role in skill development based on the need of the region and can diversify in their academic activities. New National Education Policy 2020 has given a clear vision of the Atma Nirbhar Bharat in the field of education, innovation, entrepreneurship, and global hub of knowledge power. The State Project Implementation Unit, in collaboration with the Institution of Engineers India, has taken the initiative for publication of monograph for engineers for Atma Nirbhar Bharat. It is engineers and technocrats who have enabled vast development that have happened in this world from times immemorial. Engineering is one of the key influences that shape our society. Humans always tend to ease their life and improve their quality of life. From where do these crucial factors for ease and quality come? These are incredible ideas. Science is there to debate these days and check them theoretically and experimentally. However, engineers apply them in real world. The vision of the government in making India Atmanirbhar has given wings to the technology sector, where it has opened doors of opportunities to the engineers and technology houses, along with the start-ups and small-scale industries through government policies in this sector. The call for Atmanirbhar seems to have blossomed more significantly during the pandemic than before it. I need to increase the manufacturing potential of our country in as many as industrial avenues as possible in order to emerge as a world leader in the manufacturing sector is the goal. This will enable us to be self-reliant,
whenever we seek to be self-reliant over our own, then we have to look no further than what we call technical education. Engineers not only play a vital role as the human resources of our country, but more importantly, it enhances the industrial productivity with domesticated production and goes long way to improve the quality of life of people. The monograph of engineers for Atma Nirbhar Bharat shall showcase the role of engineers fraternity and technology in achieving the dream of Atma Nirbhar Bharat. Self-sufficiency and self-reliance are virtues in isolation. In a nation context, the apex objective should be a roadmap for being technology leader, making all people move up the skill ladder to be competitive so that what is after you to get your goods, create enough job opportunities for all people to be much above poverty line. The mantra to achieve this is skill, productivity, competitiveness, and technology leadership. Self-reliance or self-sufficiency is not a new concept, as India started this journey during the independence era. Post-independence, heavy investment was seen in power plants, steel plants, fertilizer plants, and refineries. While we started making almost everything from needle to aircraft, we were dependent on foreign sources to update the technologies, to modernize our industries, to adopt world-class process. We started with imports, substitution, then phased manufacturing programs were mandated instead of right import. 1991 reforms did make India competitive, did bring in foreign investment, foreign technologies. India did become a part of the world supply chain. But neither the public sector nor major private sector entrepreneurs invested enough in R&D, technology development capability, but the easy route was to tie up with foreign players, private players, concentrated on maximizing profit rather than build capabilities for the long term. India is not as competitive as Germany or Korea, even if we look with low-cost labor. We don't have US or Germany or Japan type entrepreneurship which develops technology market, gets manufactured in low-cost countries, and maximizes profitability. Our new slogan for self-reliant India, without concrete ideas on how to attain, retain talent, provide low-cost capital, provide funds for massive R&D projects. Incentivizing world-class R&D institution will do no good. If we have to perform like Japan, Korea, or Taiwan, it cannot be overnight. It requires at least a few years. We need a technocratic government. We need massive funding from government. We need a proper legal framework, exit policies. Our banking system need to get up for low-cost financing. This whole thing needs a new ecosystem design, implemented, monitored by technocracy. Lastly, we need self-sufficiency, but more important is competitiveness. Let all educated people realize nothing wrong in importing a lot if our all people are engaged in high value added work. This self-sufficiency concept should not trap us in low competitive, low innovation mode. Nothing wrong in importing, but export more. Let consumer get the best product, value service. Let our industry workers be competitive. Let our strength get us to exploit the best opportunities worldwide, at the same time have a win-win trade, because technology leadership. In this pandemic situation, where the whole world has got stranded in fighting against this dreadful disease, COVID-19, and trying to overcome this, the countries can't be kept at the stranded situation for a long time, as it will affect the economy of the country. So in order to maintain it, there should be a balance while opening it by taking all precautions. Now coming to the point, that developing countries like India can use this as a wonderful opportunity to strengthen themselves and boost up economy, which is now called self-reliant India. The only meaning is to manufacture the maximum products in our country with indigenous resources. There are several ways
India can be self-dependent, but several ways should have a systematic approach. Research analysis is the most important because we should know where we stand. We directly can't boycott and product suddenly. Instead of there should be proper research as to where we stand on selected things such as mobiles, automobiles, etc. We should analyze which are the raw materials that we import from which countries our international relations are strong. Promoting local products. Now the second step should be promoting locally available products, raw materials, and Indian manufactured products. This is how Chinese or imported product sales can be reduced. Creating demand infrastructure to manufacture and develop indigenously by an indigenous company, which is infrastructure, research, and development centers. Skill development centers should be set up. The use of technology should be prominently done in India because this is the age where the world is changing and whole dependent on technology. As India is an IT hub and information technology should be wisely used as it helps each and every sector. Similarly, the defense sector also plays an important role. And this sector is important as the defense equipment which is being used in our country is mostly imported either from the US, Russia, Israel, or France, etc. Here, the government needs to innovate the existing manufacturing sector and develop some new advanced manufacturing units. The Indian engineering community. Sorry, sir. Sorry to interrupt you, sir. With due respect, I want to say, please conclude in short, sir, because okay, many other speakers are waiting. Okay, I will take only a minute. Okay, okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. The Indian engineering community subscribes to the philosophy of self-reliance and self-sufficiency and has done itself proud in recent years. Leadership for India would come by only when all those who have authority and money use them not only for their own gains, but also for benefit of those who lack them. Participatory governance rather than mainly government can drive the change. To sum up, I will add that there is a clear path to lead India to global leadership in engineering and technology and become self-reliant in these spheres. The country has the resources, the institutions, and the mindset too. Indians do need to work towards a fusion of our positive achievements. This is the essential condition for India's path towards self-reliance and emergent role in global engineering technology. With the seamless engineering and technology capabilities tempered by the social and political system, Indian engineers can be the harbinger to the development of economy of the country in post-academic regime by inducing and collaborating the new techniques in developing the industries to make India Atma Nirbhar. Thank you very much. Jai Hind. Thank you. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और हमारे साथ वीबी सिंह सर भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के, आप भी जुड़े हुए थे। सर आपका धन्यवाद, आप बहुत ही तन्मयता से इस पूरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं सर, आपका धन्यवाद सर। इसी के साथ में अपने नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर बीपी शर्मा सर हैं, विनोद प्रवीण शर्मा सर। मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ इस आज के इस आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में। आप सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एंड क्वालिटी मैनेजर हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (SIR) की IITR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में। आपका एक लंबा अनुभव है टॉक्सिकोलॉजी के क्षेत्र में, आपने कई अलग अलग विधा में कार्य किए हैं और आपका एक बड़ा योगदान रहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में। बेसिक साइंस और जो कि हमारा जो बेसिक साइंस है और टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च है उसके क्षेत्र में। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हम आप लोगों को आपको सुन पाएंगे, यह हमारा सौभाग्य है। I'm just trying to connect my slide. Sure, sir. Very good morning to each one of you. Very good morning, sir. मेरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ। Yes, sir. It is visible. It is visible. Okay. So from converting from morning to the noon time with a short interval of time, I would like to say, first of all, very good aspect of the UP's Council of Science and Technology
for taking up the initiative for Vigyan Utsav as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है इसके लिए साधुवाद, और जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य है कि हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं पर अपने अपने उद्गार प्रकट कर पा रहे हैं. At the onset, I would like to thank the organizers as well as the co-presenters, participants, and for setting a very great platform by Dr. Sushil Shuri and Dr. M.N. Khan. The other aspect which is being covered during this program or which is being planned is through the IET, the HBTU, and the Meerut Institute of Engineering and Technology. So it gives a good bouquet of love and affection to each other under this particular occasion. मैं ब्रीफ में और इन स्लाइड्स को आगे लेते हुए एक इम्पॉर्टेंट विषय पे आगे बढ़ रहा हूँ, वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पॉलीमर्स फॉर बेटर लिविंग and with focus to sustainability, lifestyle and current trends. अगर हम इस बात को देखें तो एक तरफ प्लास्टिक को हम लोग कभी कभी बून और बेन दोनों नजरिए से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि आत्मनिर्भर भारत है क्या या आत्मनिर्भरता है क्या. अगर हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें तो हम अपने रोजमर्रा के कार्य में अपने आपको संसार के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं. और हम ये कहना चाहेंगे कि अपने खुद के पैरों पर खड़े रहना, अपने आप पर निर्भर रहना, छोटी छोटी चीजों के लिए किसी दूसरे पर अवलंबित नहीं रहना, यही है आत्मनिर्भर. और खुद के हुनर से खुद का विकास करना, फिर चाहे हुनर छोटा हो या बड़ा. ये बात हमारी राष्ट्र निर्माण में भी काफी मददगार साबित होती है. जब हम इस स्लाइड को दिखा रहे हैं तो आपको एक तरफ मैं ये बताना चाहता हूं कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे ऑटोमोबाइल्स, प्लेन्स, पाइप, टैंक्स, पैकेजिंग मटेरियल, इंसुलेशन, एडिटिव्स, जिधर देखिए उधर ही प्लास्टिक है. और दूसरी तरफ हम सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन की बात करते हैं, मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये बहुत सी चीजें नॉन डिग्रेडेबल हैं. और एक तरफ जो इसकी अच्छाई थी वही एक इसकी बुराई का कारण बनता है. तो इस दौरान हमें ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम भविष्य की जनता के लिए, भविष्य के संसार के लिए, अपने आगे आने वाले बच्चों के लिए हमें किस तरीके का पर्यावरण सोचना है, छोड़ना है. तो अगर हम ये नेविगेट करें तो ऑन वन साइड वी फाइंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कांट थिंक ऑफ द लाइफ विदाउट द प्लास्टिक्स. अगर हम बायोमेडिकल डिवाइसेस, जिसमें कि डॉक्टर सूरी साहब बोल रहे थे अभी, बायोमेडिकल डिवाइसेस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो हार्ट के लिए हो, लंग्स के लिए हो. अगर एक्सीडेंट होता है तो पॉलीईथर कीटोन का बना हुआ जो मटेरियल है वो हमें फिर से खड़े होने के लिए एक सामर्थ्य देता है. दूसरी तरफ जब हमें आर्टरीज और वेन्स में प्रॉब्लम होती है तो हमें प्लास्टिक का सहारा है. आंखों में कैटरेक्ट और ग्लूकोमा है या लेंसेज की बात होती है, वो पॉलीमर के बने हैं. अगर हम बहुत से स्किन ट्रांसप्लांट की बात करें तो वो पॉलीमर बेस्ड मटेरियल है. लेकिन देखना यह है कि क्या हम केवल इसी के पक्ष में बात करें या पक्ष में. मेरा कहना यह है कि हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बायो बेस्ड या बायो प्लास्टिक की तरफ आगे अपनी राह कर सकते हैं. क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर पैकेजिंग करनी है तो बहुत ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग की जरूरत नहीं है. यू कैन गो फॉर बायो बेस्ड प्रोडक्ट, यू कैन गो फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज एंड यू कैन टेक अप द ग्रीन कंसेप्ट ऑफ पैकेजिंग. चाहे वो ईपीए की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे 2030 के बने एसडीजी 17 गोल्स हैं, उन चाहे वो फूड की बात हो, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, जीरो डिफेक्ट्स एंड जीरो एरर्स, वहां पर हम अलग अलग पहलुओं पर, चाहे वो पानी के शुद्ध संचार की बात हो, पानी की सप्लाई की बात की या टंकियों की बात करें, तो मैं एज अ टॉक्सोलॉजिस्ट ये कहूंगा कि इट इज द डोज विच डिफरेंशिएट बिटवीन अ ड्रग एंड अ पॉइजन. And it is the route of exposure, the sex, these are the things important. यही प्लास्टिक में जो जब प्लास्टिक बनता है तो उसके लिए मोनोमर की जरूरत होती है and some additives. The monomer is maybe the vinyl chloride, the ethylene,
the different type of materials which may be a single unit. When they are multiplied, it forms polymer. और उन polymers के साथ different additives मिलते हैं, plasticizer, stabilizers, colorants. इन सारे चीजों को मिलाने के बाद हम एक वर्ड देते हैं, शब्द देते हैं प्लास्टिक. तो प्लास्टिक के एक तरफ लाइट कलर, डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन में मोल्डिंग, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इसको मार्केट का फर्स्ट चॉइस बनाती हैं. और दूसरी तरफ दिक्कतें क्या हैं कि इसका अगर हम इनजुडिशियस यूज करते रहे तो आगे आने वाले समय में समुद्र में, तालाब में, नदियों में प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगा. और जो हमारे जीव जंतु हैं, इकोसिस्टम है या जो बायोसिस्टम है, उसमें हम फ्लोरा एंड फौना की संख्या बहुत कम होती जाएगी. हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना आवश्यक है कि हमें अगर लाइट वेट व्हीकल्स चाहिए, मेट्रोज चाहिए, एरोक्राफ्ट चाहिए, तो हमें अच्छे तरीके के पॉलीमर चाहिए. दूसरी तरफ उनका ओवर यूसेज ना हो. सो द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड डेमोग्राफिक चेंज is leading to some major technological innovations, and the material of polymer become as a rescue for all these things. Whether we are talking about the drones and other things, or celebrating during the 15th of August or 26th of January, or we say we are the best in the world. हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम किन किन क्षेत्रों में और कहाँ. तो सावधानी से चलें, यही कहता है विश्व विज्ञान. भारत में विश्व विज्ञान के पदचिन्हों की अगर हम बात करें तो हमारी संस्था CSIR, जिसकी 37 लैब्स ऑल ओवर कंट्री हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना योगदान दिया है. और इस योगदान को अगर हम ध्यान में देखें तो इसकी बहुत असीम संभावनाएं हैं जहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. अगर हम प्लास्टिक के प्रोफाइल की बात करें तो दे हैव अ मल्टीपल प्रोफाइल एंड दे आर मार्वेलस इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. They are ranging from the recyclability, sustainability, and the keywords which goes into the setting are environmental, economical, and social sustainable. अगर हमें alternatives की ढूंढ देखनी है तो हमें वहां पर bio-based materials की जरूरत है. और अगर Sorry to interrupt. Yes. Sorry to interrupt, sir. आपकी slides move नहीं कर रही हैं, sir. Okay. Can you move from your end? I have also given the slides to you. मैं कोशिश करता हूँ. Yes. Okay, now it is visible. Now it is moving. अभी मूव कर रही हैं. जी जी बिल्कुल सर. ये रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें तो दो तरीके से एक रिसाइकलिंग हो सकती है, मैकेनिकल रिसाइकलिंग और फीड स्टॉक रिसाइकलिंग. अगर हम केवल पानी को और प्लास्टिक को जोड़ना चाहें तो हमें शुद्ध पानी भी चाहिए और दूसरी तरफ हमें उसके पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सप्लाई के लिए अच्छी पाइप, अच्छे टैंक और हमारी जरूरत है कि हम उनकी सुटेबिलिटी इवैल्यूएशन करें, सेफ्टी इवैल्यूएशन करें और तब मार्केट में उसको उतारें. और इसके लिए हम और आप सभी लोग जिम्मेदार हैं कि हम प्लास्टिक का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें. नेक्स्ट स्लाइड में मूव हो रहा है. अब आपको दिखाई दे रही है दूसरी स्लाइड. यस सर, यस सर. नाउ पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाइड मटेरियल्स हैं और इनके लिए पॉलीमर डिग्रेडेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, क्या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिग्रेड कर सकते हैं? यस, आंसर इज यस. एंड एट वर्ल्ड लेवल द एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी दैट इट इज ओवर polluted, and thus we have to see how we can take up the methods which can be more effective. There are good journals, good publications, good R&D work is going on, and India is not behind. So India want to be a Atmanirbhar, and इस आत्मनिर्भरता में हमें ये भी देखना होगा कि हम कहीं ऐसा ज्यादा प्रदूषण तो नहीं कर रहे. हम ऐसे पॉलीमर या वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स जो कि पॉलीमरिक बेस्ड हैं उनका उपयोग सदैव कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम रिसाइकिल, रिड्यूस, रिकवर, रीथिंक, रिमेंबर करें, रीओरिएंट करें, अपनी बातों को पुनः सोचें और जो मानक है मानक के अनुसार उसकी संरचना करें. अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम कम केमिकल्स का उपयोग करके हम ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, DST, DBT, ICR, IIT, HBTU, and in different type of the centers of our ITIs and others, we can say that how we can have the safety, environment and other things going together. तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा. इस क्षेत्र में हमारे कोलैबोरेशंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से और संस्थाओं से, और ग्लोबल लेवल पर सारी संस्थाएं आज हमारे
साथ साथ हैं, हमसे ज्ञान भी प्राप्त कर रही हैं और हमें सहयोग भी प्रदान कर रही हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जनता में हर वर्ग इसमें अगर सहयोग करेगा तो हम नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल मटेरियल्स का उपयोग करके हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी जो सरकार है वो हमारे साथ है, हम उनके अंग हैं। और अगर हम ग्रीन कंपोजिट्स की बात करें, बातों को सोचें, तो हम सदैव विकास की बात, विश्वास की बात, प्रयास की बात, साथ की बात और इसके साथ साथ सुनहरे कल और अच्छे परिणाम की परिकल्पना कर सकते हैं। एडिबल वाटर पॉट्स, आपने कोविड दौरान देखा होगा कि एक तरफ हम ये कहते हैं प्लास्टिक हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, परेशानी का कारण है, लेकिन अगर बॉडीज दी गई तो उनको प्लास्टिक में रैप करके दिया गया। खाने की सप्लाई की बात आई तो प्लास्टिक का आया सहयोग। अगर घरों में डिलीवरीज की पैकेजिंग की बात आई तो पॉलीमर हमारे साथ था। मास्क जो है डिफरेंट तरीके के, लेकिन मैं ये दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगा कि इनको प्लास्टिक हमें ऐसे ही फेंक नहीं देना, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन की बात हो, डिफरेंट वाटर बॉटल्स की बात हो और हमारे डे टू डे आइटम्स की बात हो, या जो शैशे एंड पैकेट्स आजकल छोटे छोटे मिल रहे हैं, अगर वो इधर उधर फेंक दिए जाते हैं तो अल्टीमेटली वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। जो हम आपको ये बीच में स्लाइड दिखा रहे हैं, एक परिकल्पना थी और कुछ कंट्रीज में इसका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस तरीके के कंटेनर्स और पैकेजिंग बनाई गई, जिससे कि हम सेफ गार्ड भी कर सकते हैं, वेजिटेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं और हम पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं। आज जरूरत है सर्कुलर इकोनॉमी की, और सर्कुलर इकोनॉमी के साथ रिसाइकिलेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक्स की। इस क्षेत्र में हमारा देश, हमारे लोग, हमारे वैज्ञानिक, हमारी संस्थाएं साथ में काम कर रही हैं, और वो भी यूरोपियन यूनियन, ISO, FSSAI, OECD गाइडलाइंस के तहत। और इस सारी सुविधाओं का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि एक तरफ CSIR में हवाई जहाज बनाने की बात बैंगलोर में नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी में होती है, दूसरी तरफ पानी को शोधन की बात होती है, तीसरी तरफ ड्रग्स और स्लो रिलीज ऑफ ड्रग्स की बात होती है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टर्शरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे सेंटर में विश्व विज्ञान की बात। तो ये सारी चीजें आपके यूपी में ही नहीं, बल्कि हम कहें यूपी के बाहर और यूपी के अंदर, दोनों के लिए हम आपके लिए उपलब्ध हैं, और इन चीजों का आप उपयोग करके अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो बायोमेडिकल डिवाइसेस हो, वाटर ट्रीटमेंट हो, हेल्थ केयर सिस्टम्स हो, स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, अदर फील्ड्स। अभी डिफेंस मटेरियल रिसर्च DMSRD कानपुर ने इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और हमारे DRDO के डेवलपमेंट्स हैं। पैकेजिंग और फूड की बात हो रही है कि हम सेंसर बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MI बेस्ड इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करें। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का उपयोग करके हमारा भविष्य हमेशा उज्जवल हो सकता है। इसमें हम पशु पक्षी का भी सहयोग ले सकते हैं, हम उनके विधाओं को देख सकते हैं। मैं ये फिर ये कहूंगा कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है मटेरियल साइंस, और इसके साथ साथ इन जो सिटीजन है, कंज्यूमर है, कमिटमेंट है, ये हमें जुडिशरी एंगल से हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं। हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पीकॉक की बात हो, बर्ड की बात हो, वैस्प और एंट की बात हो, बरसात के लिए जैसे ये सारे जीव भी अपने लिए बचा लेते हैं, ऐसे हमें अच्छे पर्यावरण के लिए हमें ऐसे रास्ते चुनने होंगे जिससे कि हम सुरक्षित भी रहें, काम भी करें, और हम चीजों के साथ। यहाँ पर मैं एक पहलू और दिखाना चाहूंगा कि फूड सेफ्टी में भी प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। फूड पैकेजिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जैसे देश में जहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं, और हमारे यहाँ रहने खाने पीने का तरीका अलग अलग है, ऐसी चीजों में भी हमें उपयोग करना होगा ऐसे पैकेजिंग सिस्टम का जो सेफ भी हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। कॉम्बाइन करें हम अपने आइडियाज को और अपने फ्रूट्स को, अपने लिविंग हैबिट्स को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी डिमांड्स को, और उन डिमांड्स को ऐसा करें जैसे अभी बात हो रही थी कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, और ऐसा करें जो हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए नुकसानदायक। अभी जैसे आपने देखा होगा कि बढ़िया से बढ़िया जो यहाँ के फल हैं उनको हमें वर्ल्ड में पहुंचाना है, शेल्फ लाइफ हमें इंप्रूव करनी होती है, उनको एग्जिस्टेंस में लाना होता है,
और उनको दूर तलक पहुंचाना होता है। तो ऐसे में जरूरत है हम अच्छे कंसेप्ट्स को यूज करें। ये छोटे छोटे चित्र हैं जो आपको अलग अलग, और इसके साथ ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी की जरूरत है, R&D डेवलपमेंट, और इसमें यूपीसीएसटी डीएसटी की सहयोग की आवश्यकता है। अच्छे फंड्स हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें और ज्यादा हम पेंग बढ़ा सके। इस अभी हम सावन में झूले की बात करते हैं, हम साइंस में आगे डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों के सहयोग से इसमें असीम संभावनाएं हैं, और सस्टेनेबिलिटी की तरफ टीम वर्क के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। ये चीजें हमें एक बच्चा कभी कभी सिखाता है कि हमें प्रदूषण नहीं करना है, और दूसरी तरफ हम खुद भूल जाते हैं लेक्चर करने के बाद, डिलिब्रेशन देने के बाद, कि हम सस्टेनेबल अप्रोचेस कहाँ तक अपनाएं। तो एक तरफ मेडिकल फील्ड हो और डिफरेंट फील्ड हो, हमें इन सब चीजों पर देखने की आवश्यकता है। पेंडेमिक हो या डिफरेंट एक्टिविटीज हो, उनको भी हमें समझने, और इसके साथ साथ look closely at nature. Every species is a masterpiece, and we have to understand how the quality system can be taken up at a better level. This will help us to understand the different aspects of life. मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, प्लान डू चेक इट, ये कंसेप्ट यूज करें और आप अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, इनोवेशन भी ला सकते हैं, और नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और पहलू है कि क्वालिटी सिस्टम हमारे स्कूलों कॉलेज से लेके R&D लैब और डिफरेंट डे टू डे फंक्शंस में है। इन सारी चीजों के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, वो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, उनका फायदा आराम से लिया जा सकता है, और ये टेस्टिंग कैपेबिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अगर ब्रीफ में मैं कहूं, the woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before we sleep, and miles to go before we sleep. So it is applicable for the CST, for all the CSTs of the country, for the different department in science and technology initiatives, and the other partners, whether it is a CSIR or international bodies like WHO, ICMR and others, because the disease pattern is changing, but disease are not ending. There is a great change, and we love to have the drugs and the safe food and the safe packaging. अगर हम अमृत की बात करें, केवल फोकस करें अमृत, तो अमृत हम पैदा भी कर सकते हैं, अमृत का उपयोग भी कर सकते हैं, अमृत जैसी भावनाएं भी ला सकते हैं। The rich must live more simply so that the poor may simply live also. और अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हमें बार बार दिखाते हैं कि राहें बहुत सी हैं, और जैसे और हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं ये कह सकता हूँ, आत्मनिर्भर भारत में हमें कोई शक नहीं है, और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान सदैव तत्पर है। नवाचार एक समग्र मिश्रण है, और इनके साथ साथ अगर संस्कृति को जोड़ें तो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मचिंतन, इन तीन स्तंभों पर हम और आप मिलकर हम अपने सारे अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को, वैज्ञानिकों को, शिल्पकारों को, राजनीतिकों को, सब लोग मिलकर अगर कार्य करें तो असंभव कहीं नहीं है। और इस सारे जो जिज्ञासाएं की बात होती है, अचीवमेंट्स की बात होती है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। और इनके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि केवल नक्षत्र की बात नहीं करें, विज्ञान की बात ना करें, हम बायोसिस्टम कंबाइंड एक्टिविटीज को जोड़ें तो हमारी संभावनाएं असीम हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस अच्छे मौसम में, जबकि सावन आ चुका है, आप आनंद लें, आप जीवन के साथ जुड़ें, इन अच्छी खूबसूरतियों को देखें, वादियों में जाएं, अपने दिल को इन वादियों से जोड़ें, और अपने सभी साथियों के लिए अच्छी अच्छी परिकल्पनाएं करें, सहयोग दें, और इसके साथ साथ विज्ञान को सदैव आगे बढ़ाते चलें। वैज्ञानिक चिंतन आप लोगों को एक सहारा देगा, मजबूती देगा, और एक दूसरे के साथ सदैव तत्पर रहकर प्रेम पूर्वक रहने की एक आपको दिशा भी देगा, और अच्छी दशा के साथ आप सभी लोग सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। मैं चाहे ID राम साहब हो, डॉक्टर रहमान हो, और जो लोग यहाँ पर हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज से जुड़े हैं, मैं ये कहूँगा, चाहे वो हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, या अच्छे प्रोजेक्ट की हम चाहते हैं कि आए यूपीसीएसटी में, इन सारी चीजों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जो आपने ये मौका दिया, और मैं पुनः आप लोगों को यही कहूंगा कि अभी जिंदगी की राह बहुत है, बढ़ते चलिए, कदम बढ़ाते चलिए, सहयोग दीजिए। जब तक बिका ना था, कोई मोल ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, और निगाहों से निगाहें मिले, कसम टूट जाए तो गिला किसका,
शिकवा किसका, इसको आगे बढ़ाइए। ये गल आंखों में भी कुछ बूंद है जो ये बताती है कि हम एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बीच में हैं। ये हमें वो रोशनी देती है, वो मॉइस्चर देती है, वो एक पैगाम देती है कि इन निगाहों में बहुत कुछ बसा है, आपके लिए जीवन में बहुत राहें हैं और आपके फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये अच्छी वादियां हैं। इनको सदैव अच्छी वादियां ही रखिए, इनको प्रदूषित ना करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन। और अंतिम में जो आपने वाक्यांश का प्रयोग किया कि वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान सदैव तत्पर है, निश्चित रूप से आपकी ये बात 100% सत्य है। और जिस प्रकार से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी आजादी का अमृत महोत्सव की, आपने अमृत की भी परिभाषा दी विज्ञान के साथ, निश्चित रूप से प्रेरणादायी उद्बोधन रहा। हमने सूरी सर से मेडिकल की शुरुआत की, मेडिकल एंड हेल्थ आत्मनिर्भर, और उसके बाद हमने अभियांत्रिकी का क्षेत्र जो कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हमने अमीन खान सर को सुना। उसके बाद सीधे लाइफ एंड लाइफ की बात आई, जीवन की बात आई, और आपने जीवन को जोड़ा अभियांत्रिकी और हेल्थ के साथ। अब हम एक जरूरी जो आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक सबसे जरूरी कदम है आपका हर प्रकार से जो आज का युग है, कॉमर्शियल एज है, उस युग में जब हम उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं भारत में, हमारे साथ एक रिकॉग्नाइज्ड स्पीकर हैं श्री अनुराग माथुर सर, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास संस्थान, जो कि एमएसएमई का एक डिपार्टमेंट, एक इंस्टीट्यूशन है। आप वहां से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। आपका 23 सालों से भी ज्यादा अनुभव है उद्यमिता के क्षेत्र में, और आप हमसे बहुत अच्छे से परिचित भी हैं पहले से ही। और आपने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना जो आपकी शिक्षा है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है, और आप एक सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनर भी हैं टीएनए के, और एक लंबा अनुभव है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, उद्यमिता प्रोत्साहन के क्षेत्र में। और मैं चाहूंगा कि आप इन तीनों क्षेत्र जो कि अभियांत्रिकी और हेल्थ और लाइफ से जुड़े हुए क्षेत्र थे, उन सबको कवर करते हुए आप हम सबको आत्मनिर्भर होने की दिशा में उद्यमिता के कुछ गुरु मंत्र सिखाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत आभार आप सबका, और सर से आभार तुलना नहीं कर सकते। और आत्मनिर्भर भारत जब भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकता है जब विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र हम के लोग, जुड़े लोग जो कहते हैं कि हम भारत की आत्मा ग्रामीण अंचलों में बसती है, उनको यदि विकसित ना किया जाए तो उसकी परिकल्पना किया जाना व्यर्थ है, शायद उचित नहीं होगा। और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें उसको समझने के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलप किए हुए किसी भी सेक्टर में विकास की संभावना परिकल्पना किया जाना शायद उतना सार्थक नहीं जितना होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो विभिन्न तरह के जोखिम लेते हुए, नफातुला जोखिम लेते हुए, न्यू इनोवेशन करते हुए एक निश्चित परिणाम तक पहुंचता है और सफलता का आयाम लिखता है, जहां वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपना कोई गोल सेट करता है, उस गोल के अकॉर्डिंगली मूव करता है और गोल के अकॉर्डिंगली अचीवमेंट हासिल करता है, तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। जहां तक ग्रामीण सेक्टर की बात कहें कि मैंने कहा कि रूरल सेक्टर में इसके बिना उद्यमता की परिकल्पना किया जाना शायद व्यर्थ है, इसलिए मैंने ग्रामीण अंचल को विशेष रूप से एग्री सेक्टर को लिया है, जहां पर आज भी व्यापक संभावनाएं व्यक्त है, क्योंकि उनके पास शायद उतना अनुभव या ज्ञान या उसका एक्सपोजर ना होने के कारण वो उतनी तेजी से हम लोग से साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन आज भी वहां पर ग्रामीण अंचलों में विभिन्न लोग विभिन्न विधाओं में पारंगत हैं, लेकिन सेल्फ सस्टेंस के लिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। उनका रुझान नौकरियों की तरफ ही रहा, अधिकांश लोग नौकरी की तलाश में रहे। लेकिन आज का समय काल ऐसा नहीं है, ये कहता है जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके करने के लिए अगर हम सोचें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारा जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है इंडिया का एग्रीकल्चर का, वो डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग वेरिएशन करता है, वेरी करता है। इसके लिए जरूरी है हम पहले वहाँ की नीड को आइडेंटिफाई करें, किस तरह की नीड है। नीड के अकॉर्डिंगली हम फिर अपने से संबंधित किसी बिजनेस प्लान को तैयार करें कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर नीड को समझने के लिए बात करें, मोटे बात तो शब्दों में कहूँ कि वहाँ का
आसपास के सेक्टर का कंज्यूमर किस तरह के उत्पाद चाहता है या किस तरह की सर्विसेज चाहता है, उसके आधार पर हम अपना बिजनेस प्लान तैयार करें। और बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए हम उससे पहले चाहे तो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट को चुनने के बाद हम एक स्टडी या मार्केट सर्वे कर लें, जिससे हमें ये भी ज्ञात हो जाएगा कि हमें मार्केट में किस तरह की डिमांड और सप्लाई का गैप है। इसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा बिजनेस ग्रामीण अंचल में या उसके आसपास के सेक्टर में हमें प्रारंभ करना चाहिए जो हमें लाभदायक होगा। जहां हमें लाभदायक होगा, हम एक आदमी काम करेगा उस सेक्टर में, वहीं 10 लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली और रोजगार के संसाधन वो उपलब्ध कराएगा। जहां एक्शन प्लान बनाने की बात है, एक्शन प्लान में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा बिजनेस प्लान में फाइनेंशियल प्लान क्या है, कितने प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है, हमारा कंज्यूमर कौन सा है, हमें प्रोडक्ट कहां पर सेल आउट करना होगा, उसकी हमारी प्रोडक्ट की वायबिलिटी क्या है। और इसको बनाने के लिए इसलिए भी जरूरी है कि कभी भी बिना बिजनेस प्लान के साथ हम किसी भी बैंकर के पास फाइनेंस के लिए जाते हैं तो शायद बैंकर हमें फाइनेंस नहीं करेगा। ये कहें कि हमारा बिजनेस प्लान, या दूसरे शब्दों में कहूँ हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक हमारी कर्म कुंडली है जो हमारे बारे में बताती है बैंकर को कि हमारा प्रोजेक्ट वाइबल है कि नॉट वाइबल है, क्योंकि हमेशा हम बैंकर के सामने उपलब्ध हम हमेशा नहीं होते जिससे हमें देख सकें। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कहें तो बात करें तो प्रोफिटेबल एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट तरह के हम कामों को प्रारंभ कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्रामीण सेक्टरों में तमाम चीजें व्याप्त हैं, वहां पर कच्चा माल भी उपलब्ध है, अच्छा वातावरण, अच्छी जलवायु, तमाम चीजें उपलब्ध हैं। उन चीजों के साथ साथ हम वेजिटेबल को हम फार्मिंग का काम हम कर सकते हैं, जहाँ पर हम पंपकिन है, ब्रोकली है, कैबिज है, कुकुम्बर है, डिफरेंट टाइप की जो आज रोजमर्रा में यूज होने वाली वेजिटेबल से, चाहे पिज्जा बना रहे हो, बर्गर बना रहे हो, डिफरेंट चीजों में ये प्रोडक्ट हमारा यूज हो रहा है। इसका ह्यूज मार्केट है और ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, हर जगह अब्रॉड भी हम इसको एक्सपोर्ट करने की बात कर सकते हैं। इस ह्यूज मार्केट को हम वेजिटेबल फार्मिंग के माध्यम से कवर कर सकते हैं। इस सेक्टर में भी हम उतर सकते हैं कि हम वेजिटेबल हम ग्रो करें अपने ग्रामीण अंचलों में, साफ सुथरे के, अभी सर आपसे वीपी साहब बोल रहे थे, पैकेजिंग करें उसकी, चाहे पॉलीपैक में किसी तरह से उसको पैक करें या उसकी प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग या फ्रोजन वेजिटेबल को हम तैयार करें और उसको हम सेल आउट करने की बात कर सकते हैं। इस सेक्टर में भी हमारे नए उद्यमी, नव उद्यमी जो नवाचार कर रहे हैं या जो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस भी गांव में बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत से हमारे किसान भाइयों के पास या वहां काम करने वालों के पास यातायात के संसाधन नहीं है, अपना वेजिटेबल ले जाना हो, खाद्यान्न ले जाना हो, पल्सेस ले जाना हो, या और कोई बना रहे हो प्रोडक्ट, या प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो या और कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो ले जाने के संसाधन ग्रामीण अंचल से नहीं है, तो उन संसाधनों के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को भी एज ए कैरियर अपना सकते हैं। एक छोटा हाथी या छोटा कोई कैरियर वैन लेकर के उसको मार्केटिंग स्थल तक ले जाने में, या जहां वो किसी होलसेल या डीलर तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। उसके बदले वहां से अपने क्लाइंट से स्पेसिफिक धनराशि प्राप्त करके छोटे से स्तर पर ही काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक में हम बात करें तो पोल्ट्री फार्म हाउस, डेयरी फार्मिंग में जहां मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, विभिन्न सरकार की योजना है, चाहे कामधेनु योजना का भी लाभ लेके हम डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ खाली डेयरी फार्मिंग में हम दूध उत्पादन की बात नहीं करेंगे, दूध उत्पादन के साथ साथ चाहे तो उसके बायो प्रोडक्ट जैसे घी, पनीर, दही, मट्ठा, डिफरेंट काइंड की स्वीट्स बना करके भी काम को उसमें जोड़ सकते हैं, जिससे वो आगे काम प्रारंभ करें और उससे वो वहाँ पर रह करके ही ग्रामीण अंचल में या जहाँ पर भी हैं वहाँ से रह के काम को अपना प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा शायद खेती में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होगा जो बिना खाद के दिए हुए वो सेक्टर डेवलप होता हो, या ये कहूँ कि फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी वहाँ पर रह के प्रारंभ किया जा सकता है। छोटे स्तर पर ही फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लेकर के वो काम को प्रारंभ कर सकते हैं, और साथ में फर्टिलाइजर सेंटर के साथ साथ बहुत से पेस्टिसाइड और डिफरेंट चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो भी वहाँ रख करके वो अपना उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह से की अपॉर्चुनिटी को देखा जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में विशेष रूप से कहूँ आज भी बहुत सी कंसल्टेंसी की आवश्यकता है जो समय पे बता सकें किस तरह की कमिंग क्रॉप होगी, किस तरह की वहाँ डेवलपमेंट होने की संभावना है,
किस तरह के सर्विसेज हो करना चाहिए हमको, या किस तरह के प्रोडक्शन को हम बनाएं, इसके लिए एज ए कंसल्टेंट एजेंसी भी हम वहां पर शुरू कर सकते हैं। एज ए एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी कहें या जनरल कंसल्टेंसी कहें, उसको भी हम वहाँ प्रारंभ करके लोगों को नया रास्ता देने का एक मार्ग चुन सकते, उनकी फसलों को या उनके प्रोडक्शन को या उनके और डिफरेंट जो काम कर रहे हैं उसको हम बेहतर करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहें वर्मी कंपोस्ट का भी हम उत्पादन करके हम प्रोडक्शन शुरू करके उसमें भी काम कर सकते हैं। इसका भी वहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा फिशरी है, फिशरी फार्मिंग को भी हम शुरू कर सकते हैं, जिससे वहाँ पर हम ग्रामीण हमारे पास जमीन भी है, फिशरी के साथ साथ चाहे तो ट्राई लेयर काम भी कर सकते हैं, जहाँ फिशरी हो, पिगरी हो, साथ में पोल्ट्री हो, तीनों को मिलाकर भी ट्राई लेयर में भी हम एक बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। जहाँ पहले स्तर पर हमारा पिगरी है, सेकेंड लेयर पर हमारा पोल्ट्री है, थर्ड लेयर पर फिशरी है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है तीनों जगह उनका रॉ मटेरियल जो चाहिए उन लोगों को खाने के लिए वो भी उपलब्ध होगा और साथ में बेहतर उत्पादन भी हमें प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में अगर हम देखें, आज हमारा शहरी युवा या शहरी लोग भी ग्रामीण अंचलों की तरफ भाग रहे हैं और तलाश रहे हैं नए स्थानों को, नए जगहों को, जहां पर उन्हें सुकून जिंदगी का राहत भरा मिल सके। या ये कहें हम विलेज टूरिज्म या एग्रो टूरिज्म का भी हम प्रारंभ कहें, दूसरे शब्दों में हम प्रारंभ कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास संसाधन हों तो हम एक छोटा सा कॉटेज वहां पर रहने का इंतजाम करने की बात करें, वहां पर लोगों को स्टे की मौका दे दें जहां पर वो लोग रुक सकें और वो शहरी वातावरण से हट करके अपने जीवन का आनंद ले सकें। साथ में हो सकता है वहां पर बहुत सी छोटी मोटी पार्टियां भी वो अरेंज कर सकें। आजकल एक नया फैशन भी चल पड़ा है कि लोग बाहर जाके अपने विवाह उत्सवों को या डिफरेंट फंक्शन को करना चाहते हैं, शहर से हट के अलग करना चाहते हैं, वो भी हम करके इसके माध्यम से धनार्जन की बात कर सकते हैं। साथ में जहां हम ये शुरू करेंगे वहीं खाने की सप्लाई फूड चेन प्रारंभ हो जाएगी, जहाँ वहाँ एक कैटरिंग का भी हम काम शुरू कर सकते हैं, जहाँ हम लोगों को खाना उपलब्ध करा सके। खाना विशेष रूप से जहाँ जो शहरी क्षेत्र से अलग हटकर हम कहें जो पारंपरिक भोजन परोसा जाता है ग्रामीण अंचलों में, अगर वो हम दे सकें और नेचुरल वे में दे सकें जिससे वो संसाधन कर सकें, जिससे भी हमें अधिक आय अर्जन की संभावना होगी। हमारे पास अगर छोटे तालाब हैं, उन तालाबों में हम स्विमिंग पूल को भी डिजाइन कर सकते हैं जहां वह आगे तैरने का इसका भी आनंद ले सकते हैं। इससे भी हमें बहुत से धन प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर फार्मिंग भी हम शुरू कर सकते हैं। एक फार्म हाउस बना लें जहां पर डिफरेंट तरह के हम प्रोडक्ट को बना लें, या हम ये कहें एक नर्सरी को भी हम डेवलप कर सकते हैं जहां पर डिफरेंट पौधों को पैदा करें और प्लांटेशन करें। उन प्लांटेशनों के माध्यम से हम मार्केट में शहरों में भेजें। आजकल प्लांटेशन का शौक लोगों को बहुत बढ़ गया, विशेष रूप से कोविड सेक्टर में लोगों ने जो ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट थे उन प्लांटों को खरीदने के लिए भी बहुत प्रयास बिक्री हुई उस समय। इसके आधार पर भी उनको एक नया रोजगार का संसाधन प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा ग्रामीणों के पास डिफरेंट अपने खेत हैं, खलियान हैं, वहां पर भी जाएं तो हनी बी कीपिंग काम शुरू कर सकते हैं। वो वहाँ पर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से या डिफरेंट जगह से वो बी कीपिंग के बॉक्सेस ले सकते हैं। उन बॉक्सेस को रख करके वहां से शहद प्राप्त करके बाजारों में सेल आउट कर सकते हैं, जो एक नया अध्याय उनके लिए नया प्रारंभ कर सकता है। और मेडिकल सेक्टर में भी शुद्ध शहद को उपलब्ध कराने में वो सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम ये एक्सपोर्ट करने की बात करें तो बहुत से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स ग्रामीण अंचलों में होती हैं, अगर वो ऑर्गेनिक तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं, सील आउट करने के लिए बात करें तो हम उसको भेज सकते हैं। इसके लिए पैकेजिंग अच्छी हमारी हो, अच्छी पैकेजिंग करें, फ्रोजन करें, जैसे भी हम उसको भेजना चाहते हैं उसको करने के लिए एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही में चाहें तो हम इस काम को, आज जमाना ऑनलाइन का हो गया है तो डिजिटल तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लाई करने की परिकल्पना कर सकते हैं, एक चेन बना सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं कह रहा हूँ बिज बास्केट है और ऐसे ऐप आ गए हैं जो घर बैठे हमें ताजे फ्रूट और वेजिटेबल सप्लाई कर रहे हैं ग्रामीण अंचलों में। और जो लोग हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो एक टीम बना करके इसमें सहयोग में उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ज्ञान है, हुनर है, खेती बाड़ी के बारे में, पौधों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो शायद हम शहरी क्षेत्रों में जाकर के लॉन मेंटेनेंस का कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं।
बड़े बड़ी जगह, बड़े फर्मों में, ऑफिस में, डिफरेंट जगह हमारे पास लोन है, जो लोन मेंटेन करने के लोगों को कैपेबिलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस ग्रामीण अंचलों के पास वो नॉलेज है, उस नॉलेज का उपयोग करके वो लोन मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे भी नए इनोवेशन की हम बात करते हैं, नए इनोवेशन भी उसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रामीण सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर खेती हारी में किसी भी तरह के इक्विपमेंट की आवश्यकता ना पड़ती, अर्थात डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट समय समय पर उनको रिक्वायर्ड होते हैं। उनके लिए हम इक्विपमेंट सेल एंड सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं। एज एग्जाम्पल कहूँ, पंपिंग सेट है, डीजल पंपिंग सेट है, हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, इनके सर्विस सेंटर भी हम खोल सकते हैं। डिफरेंट और हमारे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, उनको ठीक करने के लिए भी हम यहाँ पर सर्विस सेंटर उपलब्ध करा सकते हैं। जो नए उद्यम की बात को हम कर सकते हैं। इन उद्यमों को प्रारंभ करने के लिए ये तो एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा डिफरेंट और सेक्टर हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, साइबर सेक्टर है, इसमें भी उद्यम की व्यापक संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि उद्यम हम प्रारंभ जो करना चाहते हैं, शायद मेरे पास या हमारे पास धनराशि का अभाव है, जिसके कारण हम हिचकते हैं, हम काम को कैसे प्रारंभ करें, या करने में हमें उसमें डर लगता है। या ये कहें, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप कम से कम पैसे में भी काम को प्रारंभ कर सकते हैं चाहे तो। और 1000, 10,000, 15,000 में भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर हम कहें, JMJLEHR, जो आपके पास अवेलेबल वहाँ प्रोडक्ट हैं, टमाटो अवेलेबल है, चिली अवेलेबल है, उनको प्रोसेस करके आप छोटे स्तर पर ही काम को हम प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर वित्त संसाधनों की आवश्यकता है तो सरकार द्वारा विभिन्न तरह की वित्त पोषण योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि 51 से अधिक वित्त पोषण योजनाएं हैं, यहाँ उन सबकी मैं चर्चा नहीं कर रहा। कुछ विशेष जो योजनाएं, पॉपुलर योजनाएं हैं, उन पर मैं बात कर रहा हूँ। उसका वित्त लाभ लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। विशेष रूप से बहुचर्चित योजना है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें कोई भी उद्यमी अपनी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकता है। ये आवेदन ऑनलाइन है। इस योजना के अंतर्गत 10 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उन्हें प्राप्त हो सकता है, जिसमें 10 लाख तक का बिजनेस सेक्टर में है और 25 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। हालांकि इस योजना में परिवर्तन होने की संभावना है, जैसे ही होगा वो मत पता चलेगा, वो भी आप लोग के हम साथ शेयर करेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम जहां 10 से 25 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, वहीं इसमें हमें 15 से 35% तक की सब्सिडी भी उपलब्ध है। ये सब्सिडी वेरी करती है कि हम अर्बन सेक्टर में रह रहे हैं या रूरल सेक्टर में रह रहे हैं। अगर जनरल सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम अर्बन सेक्टर में 15% तक है। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं तो 25% हो सकती है। और यही स्थिति हमारे ग्रामीण अंचल में है, जो 25 से 35% तक हमें छूट देती है। जब हम इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो इस योजना में हमें अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5 से 10% मार्जिन मनी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ये कहें कि स्वयं का अंशदान, एज एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ तो लगभग 5,000 रुपए मुझे अपने स्वयं के लगाने पड़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत का जो हमारा नोडल एजेंसी है वो KVIC है। KVIC के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के हम इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन पत्र आपके संबंधित बैंक को सीधे प्रेषित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो ग्रामीण सेक्टरों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और KVIC दोनों सेक्टर में आवेदन करने के लिए आप पर्याप्त है, इनके द्वारा आवेदन आप कर सकते हैं। इसके अलावा शासन की एक और योजना है जो बहुचर्चित है, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के अंतर्गत भी आप अपने इंडस्ट्री को या अपने सर्विस सेक्टर को प्रारंभ करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें इस योजना के अंतर्गत कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या आपका पुराना कोई व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए आप लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इस योजना के अंतर्गत SC ST या वुमेन है उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसमें 3 तरह की योजनाएं हैं, जिसमें शिशु मुद्रा लोन है,
जिसमें जो प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआती कर रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपए का ऋण मिल सकता है। किशोर मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। जो शुरू कर चुके हैं थोड़ा और चाहिए, जो थोड़े आगे बढ़ चुके हैं अभी ऐसे कर रहे हैं, जो तरुण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें से 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसको और ज्यादा जानकारी के लिए जानने के लिए www.mudra.org.in की साइट पर जाकर आप इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में 2 बहुचर्चित और योजनाएं हैं, जिसमें एक है MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके अंतर्गत भी 10 से 25 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जो PMAG की तर्ज पर है। इसके अलावा एक और योजना है यूपी में ODOP, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना, जिसके अंतर्गत अपने प्रोजेक्ट के अनुसार आप धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना का तात्पर्य है विशेष जनपद की अपनी पहचान होने के कारण कोई जनपद में स्पेसिफिक उत्पाद के कारण वो जनपद जाना जाता है। एज एग्जाम्पल कहूँ, मुरादाबाद ब्रास के लिए हैं, लखनऊ चिकन के लिए हैं, अगर सिद्धार्थनगर की बात करूँ काले नमक इत्यादि के लिए हैं। इस तरह से उस विशेष प्रोडक्ट के लिए वहां से भी वो ऋण प्राप्त करने की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो डिफरेंट तरह की, इसी में भी 2 तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक ODOP योजना है जो विशेष उत्पाद पर में आधारित है, जिसमें भी आप इसके अंतर्गत भी ऑनलाइन DI के पोर्टल पर ऑनलाइन करके ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और योजना है विश्वकर्मा सम्मान योजना, जिसमें भी आप ऑनलाइन आवेदन करके इसमें भाग ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल आर्टिजन और को भी 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और ये फ्री ट्रेनिंग है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 10 दिन की ट्रेनिंग जाती है जो फ्री है, और साथ में इन दोनों योजनाओं में लाभार्थी को स्टाइपेंड भी उपलब्ध कराया जाता है, टूल किट वगैरह भी उपलब्ध कराई जाती है। तो योजनाओं का लाभ लेकर के नए इनोवेशन को ध्यान में रख करके जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं और आत्मनिर्भरता को की दिशा में हम आगे बढ़ करके भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और विश्व के मानचित्र पटल पर इस देश को और बेहतर रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे देश आर्थिक और जब हमारा नागरिक आर्थिक रूप से संबल होगा तभी हमारा देश आर्थिक रूप से सबल और आगे बढ़ेगा और हमारा नाम कमाएगा। और जिंदगी में हमें कुछ करना है, नवयुवाओं से विशेष मेरी अपील है, हम कुछ करना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरे कदमों के निशान तो रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर सारे सेक्टर्स को कवर किया और हम लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जो अवगत कराया। मुझे विश्वास है कि जो भी हमारे लोग इसमें सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको विभिन्न योजनाओं के बारे में पता चला होगा और वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इसके साथ इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो दूसरे वक्ता हैं, आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT कैंपस सीतापुर रोड जानकीपुरम लखनऊ से हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड हैं वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में, डॉक्टर RP राम सर। शायद वो किसी मीटिंग में थे, लेकिन अगर हमें सुन पा रहे हो सर तो आप अपना कंफर्मेशन दे दें। बोलिए यार, पगला गए डॉक्टर RP राम सर अगर जुड़े हों। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा हम लोगों को अवगत कराया था कि उनकी कोई मीटिंग है EC की वाइस चांसलर साहब के साथ, तो अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो दूसरी वक्ता हैं रीना सिंघल मैडम, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रोफेसर हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, हार्कोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी SBTU कानपुर से। और रीना सिंघल मैडम का भी एक बड़ा अनुभव है आत्मनिर्भर इंडस्ट्री के क्षेत्र में। आप का जो बेसिक क्षेत्र है वो केमिकल है और आपने MTech किया है केमिकल टेक्नोलॉजी में, PhD भी आपकी केमिकल टेक्नोलॉजी में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हैं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही हैं आप अपनी डिग्री में, और आपने BTech एंड MTech के साथ ही इसके अलावा आपका 33 साल से भी ज्यादा अनुभव है टीचिंग के क्षेत्र में। विभिन्न अनुभवों को आज हम सुन पाएंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है काउंसिल की ओर से। धन्यवाद। Are you able to hear me? My voice is clear? Yes, ma'am, you are audible. Yes. So, good afternoon, everybody. First, I would like to thank
UPCST, Secretary UPCST, and Dr. Rahman for giving me this opportunity for sharing some of the important need of our facts about plastics and especially single-use plastics. Are you able to see my screen? Yes, Are ma'am, you- your screen is visible. Yes, Yeah. yes. So I have made a short PowerPoint presentation because my talk is going to be technical. So I think the listener will be able to follow more if they see the slide. And uh, the title of my, firstly, I would like to thank all the previous speakers who have covered the concept of Atma Nirbhar Bharat and the vision of our leadership, especially Honorable Prime Minister Modi ji. So I have deep respect for his vision, and I am also associated with Raj Bhavan as women, as a convener Women Study Center. So the objective here is to provide leadership for economic development and overall development of rural women, children and old age people and youth. So in this I have carried out several programs, and I find that lot of एंटरप्रेन्योर मतलब बहुत सारी उद्यमिता की संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, जहां पर आप जितना आपके पास धन और संसाधन है आप उसी में ही काम कर सकते हैं। तो आज का विषय है सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जिसके ऑल्टरनेटिव्स यानी कि जो सब्स्टिट्यूट हैं, क्योंकि अब ये बैन हो चुका है। फिर जो वेस्ट है इतना सारा प्लास्टिक का, वो कैसे प्रोसेस किया जाता है, किया जा सकता है, और क्या इसमें नई अपॉर्चुनिटीज है या नए अवसर है जिसको हम कहेंगे, जो कि हमारी भारत के वर्ष की जनता के लिए, हर तरीके के नवयुवकों के लिए, महिलाओं के लिए जो कि किसी भी तरीके की रोजगार की तरफ देख रहे हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये अपनी तरफ से कलेक्ट किया है, ये जो कुछ फैक्ट्स हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि एक इंसान अपनी जरूरत के लिए जो भी जरूरी है वो खुद ही अर्न करे या कमाए, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो उसके लिए आज की डेट में, क्योंकि जो बैन लगा है सिंगल यूज प्लास्टिक से, उससे देखिए परेशानी तो हुई है लोगों को, लेकिन उससे नए अवसर भी पैदा होते हैं, क्योंकि कोई भी जो भी नई चीज आती है वो दोनों चीजें लेकर आती है, कुछ परेशानियां लेकर आती है और कुछ नए अवसर लेके आती है। एग्जाम्पल मैं दूंगी कोविड का। कोविड में देखिए बहुत परेशानियां हुई कॉमन पब्लिक के, लेकिन जिन लोगों ने जो उद्यमिता वाला माइंडसेट रखते थे उन्होंने बहुत उद्यम लगा लिए और बहुत बहुत सफल रहे, वो इसमें सेवा भी की और अपना रोजगार भी बन गया। तो इसमें प्रॉब्लम प्लास्टिक की ये है कि उनको डिग्रेड होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, 500 से 1000 साल पूरी तरह से खत्म होने में, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। और अभी तक हम लोग क्या करते थे, उसको लैंडफिल में डाल देते थे, बचा हुआ नदियों में, समंदर में और जमीन में ऐसे ही पड़ा रहता था, जिसकी वजह से कई तरीके का पोल्यूशन होता था और नीचे जो वाटर बॉडीज हैं उनमें भी जो है पोल्यूशन होता था। अब जो हमें नई और कम संसाधन वाली जो चीजें हैं, जो अवसर हैं, वो है वेस्ट कलेक्शन, सॉर्टिंग एंड क्लीनिंग। इसमें देखिए कोई भी एनजीओ काम कर सकता है, कोई भी आदमी काम कर सकता है। आप ये जो बहुत सारे लोग हैं जो गार्बेज, जो कूड़े से प्लास्टिक और चीजें बीनते हैं, इसका भोपाल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने एक एनजीओ ने इनका संगठित करके इनका वो बनाया, इनके साथ काम कर रहे हैं और इनका सारा वेस्ट वो सॉर्ट, उनको एजुकेट किया है, उनको रिक्शे भी दिए और सारा वेस्ट जो है वो लेकर के उनको समझा दिया है कि कैसे उसको साफ करना है, फिर कैसे उसको छांटना है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट में सब कुछ मिक्स होता है, तो उसको मिक्स फॉर्म में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसकी सॉर्टिंग भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पीवीसी है या जो पॉलीथाइलिन टरथैलेट, जिसकी हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल आजकल बहुत प्रचलित हैं, इसके अलावा भी बहुत तरीके की लिक्विड चीजें और सॉलिड चीजें उसमें आती हैं, तो ये जो वेस्ट है ये इसके साथ नहीं जा सकता। तीसरी चीज है मेटलाइज्ड फिल्म। आप देखते हैं बच्चे ने लेज मांगा, तुरंत खरीद के ले आया 10 रुपए का पैकेट, 20 रुपए का पैकेट, और वो अंदर उसमें चमकीली एक प्लास्टिक होती है जो मेटलाइज्ड होती है। तो ये तीनों चीजें किसी भी वेस्ट में शामिल नहीं हो सकती, तो उनको पहले छांटना पड़ता है, छांटने के बाद उसको साफ करके पानी से धो करके उसके अंदर मेटेलिक इम्प्योरिटी को रिमूव करना पड़ता है।
इसके बाद उसके अलग अलग बंडल बना करके वेस्ट के हिसाब से, जैसे कि HDP है, PP है, LDP है, इन सबको यूज के हिसाब से अलग अलग बंडल बना करके आप उसको आगे सेल कर सकते हैं। LDP HDP का वेस्ट तो वैसे ही अच्छे दामों पे बिक जाता है, तो इसमें एक संभावनाएं हैं रोजगार की। और इसकी मैं आगे आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी जहां पर वो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है कि इस वेस्ट से हम क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि जो डिस्पोजेबल थे, अभी तक आपने देखा घर में कथा हुई, शादी ब्याह हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ, तो आप बर्तन ना ला करके आप डिस्पोजेबल ले आते थे और उसी में सब चीजें सर्व करते थे, पानी भी गिलास में देते थे। लेकिन अब बैन हो जाने से इसमें एक जगह खाली हो गई है जहां पर ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव डिस्पोजेबल हैं, जैसे अभी डॉक्टर शर्मा ने शो किया था एडिबल वाटर पाउचेस, इस तरीके के और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगी। फिर देखिए ये जो है प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, ये कुछ स्केल पे अभी भी चल रही है, लेकिन इनमें आगे बहुत संभावनाएं हैं। स्पेशली आने वाले 5 से 10 सालों में मैं देखती हूँ कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है। फिर जैसा डॉक्टर शर्मा ने डिस्कस किया था, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है जहां पर हम जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाए ऐसे प्लास्टिक पर काम कर सकते हैं। फिर तीसरा ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अभी यहाँ पर डेवलपमेंट की भी स्टेज खाली है। हम चूंकि मेटलाइज पॉलिएस्टर बैन हो गया है, तो हम मेटल या ग्लास का कोई स्मॉल पैकेजिंग बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे छोटे पाउच आते हैं, जैसे गुटखा वगैरह भी। अभी रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया था क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ इसका सब्स्टिट्यूट बनाया जाए, तो ये इसमें संभावनाएं हैं। अब ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक में जो हमारे डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स हैं उनके सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे ये देखिए मैंने सारे लिखे हैं, कुछ इंटरनेशनल सीन पे ज्यादा चल सकते हैं। सीवीड पाउचेस, ये समंदर में पाए जाने वाली जो शैवाल है उससे बनते हैं, और ये अभी एक जगह यूज भी हुए थे, मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। ये बांस हमारे यहाँ बहुत होता है कुछ जगह, कुछ स्टेट्स में, तो बांस के प्रोडक्ट से भी हो सकता है। फिर तीसरा है मशरूम पैकेजिंग, जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से बन सकता है। फिर ये भी एग्रीकल्चरल वेस्ट का ही प्रोडक्ट है, हे यानी भूसा और बनाना लीव्स, और इसके अलावा यहाँ पर शुगर केन बगास भी है, इससे भी हम डिस्पोजेबल बना सकते हैं, और ये अभी बन भी रहा है और बिक भी रहा है। तो इसमें भी मुझे बहुत अच्छी संभावनाएं दिखती हैं अगर हमारे युवा रोजगार करना चाहें। फिर तीसरा है कॉर्न बेस्ड प्लास्टिक्स। कॉर्न आप जानते हैं, भुट्टा जो हमारे यहाँ बहुत होता है, इससे स्टार्च बनाया जाता है, और इसके स्टार्च से कुछ प्लास्टिक बनाए जाते हैं और कुछ डिस्पोजेबल कंटेनर भी बनाए जाते हैं। ये आज की डेट में बहुत उभरता हुआ उद्योग है। केसिन जो है एक प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, जो कि एडिबल से हम एडिबल यानी खाने योग्य पैकेजिंग बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कुछ पैकेजिंग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप खा भी सकते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ। फिर ये देखिए जो रेड कलर से है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, पॉलीलैक्टिक एसिड और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और इनके कोपॉलीमर, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही सबसे अधिक प्रोमिसिंग है। बस इसकी समस्या ये है कि ये भी महंगा है, तो ये भारतवर्ष में अभी यूज नहीं हो रहा है। फिर ये इस पर अभी बहुत काम चल रहा है। माइक्रोबियल, जैसे अभी शर्मा जी ने भी बताया था कि प्लास्टिक का जो डिग्रेडेशन है वो माइक्रोब से 2-3 तरह से हो सकता है। इसमें अभी बहुत रिसर्च भी हो रही है और आगे बहुत इसमें पॉलिएस्टर टाइप के एक नए हैं PHA वगैरह, उनका यूज होता है। बस अभी जो है ये उत्पाद जो है महंगे हैं, तो ये कॉमर्शलाइज नहीं हो पाए हैं। ये देखिए ये एडिबल सीवीड पाउच है, ये 2019 में लंदन में मैराथन में यूज किया गया था। इसके अंदर पानी है और ये डायरेक्ट खाया जा सकता है। ये बैम्बू की कटलरी है जो अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है सिंगल यूज प्लास्टिक, उसमें स्पेशली स्ट्रॉ के लिए अमूल वगैरह ने लिखा भी है सरकार को, लेकिन सरकार ने अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है, तो स्ट्रॉ की जरूरत है, या तो मेटल की स्ट्रॉ आ सकती है या बैम्बू की। फिर ये मशरूम पैकेजिंग है, जहां पर हम हस्क यानी किसी भी किस्म का भूसा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, चाहे कपास का हो, इनके ऊपर हम मशरूम ग्रो करते हैं और फिर उसको हीट प्रेस करके मशरूम के सारी चीजों को डेड कर देते हैं। तो ये इस तरीके के एक मशरूम पैकेजिंग हमें मिल जाती है। ये भी एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना हुआ है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह है। अभी थोड़ा महंगा है, लेकिन जब ये मास स्केल पे बनेगा तो सही सस्ता बन जाएगा। ये तो अभी भी लोग बना रहे हैं, हे और बनाना लीव्स। इसकी फोटो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये हे और बनाना लीफ से भी पैकेजिंग बन रही है जो कि प्योरली बायोडिग्रेडेबल है। हमारे यहाँ बहुत पहले केले की पत्तल पे खाने का भी रिवाज था जो कि बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली था। अब हमारे यहाँ यूपी में भुट्टा वगैरह मक्का की फसल बहुत बोई जाती है। मक्के से एक खास किस्म का प्लास्टिक बन सकता है उसके फर्मेंटेशन से, जिसको हम लोग पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं। ये कोई नया प्लास्टिक नहीं है, पहले घुलने वाले टाके जो हम लोग बोलते थे मेडिकल क्षेत्र में, ये उसी वही प्लास्टिक है। उससे थोड़ा बस प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बहुत ही अभी इसको यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में तो यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी कॉस्ट करीब 350 रुपीज kg आती है, जो कि प्रोसेस करने के बाद मोर देन 400 हो जाएगी। इसलिए ये हमारे यहाँ अभी कोई यूज नहीं कर रहा है। और कॉर्न स्टार्च का एक दूसरा है जो एप्लीकेशन, उसमें कॉर्न स्टार्च के साथ हम शुगर कैन बगास वगैरह को यूज कर सकते हैं और उससे हम बहुत अच्छे प्लेट्स बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की प्लेट्स आपने देखा भी होगा, मिलती भी हैं। इसके अंदर हम शुगर केन बगास और राइस हस्क और कुछ एग्रीकल्चरल वेस्ट और स्टार्च को मिला करके इसको प्रेशर में हाई टेम्परेचर पे प्रेस करके इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है जो एडिबल पाउचेस के लिए हैं। अभी ये हमारे कंट्री के लिए थोड़ा मुझे महंगे लगते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में इनका भी भविष्य है। तो ये तो हो गया था सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स। अब जो है, जो इतना प्लास्टिक वेस्ट है जो हर जगह जमा है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए एक प्रॉब्लम है, उसको कैसे निस्तारित किया जाए, इसमें मैं ये जानकारी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि इस पर भी सरकार हमारी काम कर रही है। और अभी जो रिसेंट सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बजट पब्लिश हुआ है उसमें भी ये सब मेजर्स लिखे गए हैं और मैंने कुछ स्लाइड्स वहां से भी उठाई हैं। तो देखिए इसका जो है कुछ इसका अप टू 10% रोड कंस्ट्रक्शन में साउथ में बहुत यूज किया जा रहा है। और रोड जो बनती हैं वो अच्छी बनती हैं, वो उनमें पानी की रोधक क्षमता ज्यादा होती है। फिर इसको जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको हम लोग सीमेंट की जो फैक्ट्री है उसकी भट्टियों में एक को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। मतलब सीमित मात्रा में हम जो ईंधन होता है उसमें मिला सकते हैं। तो ये भी एक जो है उसका उपयोग है। फिर तीसरा है ये टेक्नोलॉजिकल है, बहुत हाई इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसकी वजह से अभी ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो पाया है। ये है कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू फ्यूल ऑयल, इसको RFD भी कहते हैं। और इस पर हम अपने यहाँ कई प्रोजेक्ट करा चुके हैं। इनफैक्ट हमारा डिपार्टमेंट हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक की इतनी निगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, तो हमने अपने छात्रों को प्रोजेक्ट दिए हुए हैं जहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट से हमने टाइल्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया है जो कि फुटपाथ में और घरों की छत पर भी यूज हो सकती हैं। फिर ये फ्यूल ऑयल वाले, लेकिन बस ये है कि अभी कॉमर्शलाइज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा महंगा पड़ रहा है। और इसमें जो टाइल्स वाला है ये दिल्ली में एक NGO में उन्होंने अभी स्टार्ट किया है बनाना, जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट से वो फुटपाथ की और छत वगैरह की टाइल बनाते हैं। और ये एक एडवांस्ड है जो प्लाज्मा पैरोलिसिस से हम प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करके हम वापस एक लिक्विड हम प्राप्त करते हैं जो कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। या तो हम उससे स्टीम बना सकते हैं उसको जलाकर, उससे टरबाइन चला के बिजली बना सकते हैं, या उसको हम डायरेक्ट एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्लाइड है। ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी आपने देखा है कि वो पन्नियां इकट्ठी करके दोबारा उसके दाने बना देते हैं, फिर दोबारा फिल्म बन जाती है। और ये जो है ये कंपैरेटिवली नई टेक्नोलॉजी है। अभी ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मतलब जो भी हमारी कॉस्ट आती है, क्योंकि गर्म करके जलाने में और उसको लिक्विड बनाने में बहुत एनर्जी का खर्चा होती है। तो इसमें भी एक नया डेवलपमेंट है। और ये बिटुमेन रोड तो ऑलरेडी हमारे यहाँ बन रही है और ये काम भी हो रहा है। इसका MP में वो जो मैं NGO की बात कर रही थी वो 30 रुपए किलो में वेस्ट लेते हैं, मतलब वो जो उनका वेस्ट है, और उसको प्योरीफाई करके वो साफ करके बंडल बना करके वो इंडस्ट्री में 60 रुपए किलो में, पहले अभी रेट थोड़ा बढ़ गए होंगे, मेरे पास थोड़ा पुराना डेटा है, तो वो देते हैं। तो ये सीमेंट की भट्टियों में ये यूज होता है। इंसर्नेशन वही है जलाने वाला। अब ये जो एक टेक्निकल एडवांस प्रोसेस है जिसको हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस का मतलब है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम उसे हीट करते हैं।
ये दो तरीके की होती है, एक थर्मल पैरालिसिस, एक कैटालिटिक पैरालिसिस। इसमें अंतर ये है कि जो कैटालिटिक पैरालिसिस है वो कैटलिस्ट के साथ करते हैं और टेम्परेचर कम होता है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो भी बेहतर बनता है। तो ये 350 डिग्री से 400 डिग्री तक होती है, और इसको हम डायरेक्टली जनरेटर और बॉयलर फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में बहुत अच्छा एक उपयोग है जो वेस्ट प्लास्टिक का, और इसमें ये जो है 450 to 500 तक यूज करते हैं, और ये जो है फिर इसको हमें दोबारा रिफाइन करना पड़ता है, तो ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये देखिए मैंने आपको रोड वाला एक स्लाइड है, इसमें देखिए प्लास्टिक वेस्ट लिया, कलेक्ट किया, फिर उसको हमने साफ किया और छांटने के बाद हमने उसको श्रेडिंग की और उसको छोटे छोटे 2 to 4 mm के पीसेस में कन्वर्ट किया। फिर जो रोड में गिट्टी डलती है, स्टोन की जो पीसेस होते हैं, उनको हीट किया और उसके अंदर ये हमने टुकड़े मिला दिए अप टू 6 to 10%। ये देखिए यहाँ पे टुकड़े मिला दिए हैं, और फिर जब ये मिल गया, थोड़ी देर के लिए मिलाते हैं, 31 मिनट के लिए आप मान लीजिए, और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर बिटुमिन गरम मिला दिया, और फिर इससे ये रोड बन गई। तो हमारा 10% वेस्ट जो है वो रोड बनाने में यूज हो गया, और प्लास्टिक से कोटेड स्टोन है तो ये मॉइस्चर से भी बेटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये देखिए सीमेंट की जो भट्टी है उसमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह हम इसको यूज करते हैं, जिससे कि ये उपयोग भी हो जाता है और जमीन वगैरह में जा करके पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करता है। और इसके अलावा हम सीमेंट की भट्टी के अलावा और भी जो है उनमें हम यूज कर सकते हैं, और जिसके अंदर ये एक एडवांस सेटअप है जो कि मैं समझती नहीं हूँ कि इतना टेक्निकल अभी जाने से कुछ फायदा है। ये भी प्लास्टिक बेल्ड मटेरियल वही इकट्ठा करते हैं सीमेंट की भट्टी के लिए। इसके अलावा देखिए ये अभी हम सब लोग कई बार अपने घर में गार्बेज बैग यूज करते हैं, जो कि इसमें हम कूड़ा भर के फेंकते हैं। तो ये ऑक्सो डिग्रेडेबल एक प्लास्टिक है जिसके अंदर कुछ ऐसे एडिटिव्स मिले रहते हैं कि वो जब एनवायरमेंट में जाते हैं तो उनके अंदर चेन फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, यानी जो प्लास्टिक की चेन है वो कट जाती है और छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। तो ये वैसे तो पहले ठीक था, लेकिन अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक में इसको भी बैन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर मेटेलिक कंपाउंड होते हैं, टिन के कंपाउंड होते हैं, जो कि अगर हम जमीन में डालते हैं लैंडफिल में तो उसके अंदर वो ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो ये भी नहीं उपयोगी आज की डेट में रह गया, लेकिन चूंकि ये जानकारी सबको नहीं होती तो ये अभी जो रिसेंट आया है जियो गजट, उसमें इसको भी बैन किया गया है। अब ये रिसेंट जियो से मैंने ये आपकी ये देखिए डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। जैसे एमएसएमई में श्री अनुराग माथुर जी ने बताया कि वो लोन देते हैं। तो देखिए पेट की रिसाइकलिंग की ये यूनिट्स हैं जो लगी हुई हैं, और कुछ इसके अंदर जैसे जो लोग हैं जो प्रोड्यूसर हैं जैसे वीके प्लास्टिक है, ये सब भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके की यूनिट्स लगा सकते हैं जहाँ पे म्युनिसिपल आपकी जो भी सिटी की पास में एजेंसी होगी वहां से आपको वेस्ट दिया जाएगा और आप उसको प्रोसेस करेंगे। और इसी तरह पेपर मिल्स का मुजफ्फरनगर, मेरठ में, नोएडा, बिजनौर में ये सारी यूनिट्स हैं जिन्होंने अभी अप्रोच किया था, अभी ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आप भी अगर इस चीज को स्टडी करके अपना संपर्क करके कोई यूनिट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये भी अभी ये जो 18 वाले जियो में है, तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग डेडलाइन है। तो इसके अंदर भी एक इंडस्ट्री लगाई जा सकती है जो कि आगे जाकर के अच्छा काम करेगी, क्योंकि प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो हमेशा जनरेट होता ही रहेगा। आज की डेट में जो स्थिति है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रॉपर। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगी, और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि जो प्लास्टिक के लिए इतनी निगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से बहुत सारा वुड भी बच रहा है। पेपर की वजह से भी आप ये समझिए कि कोई पेपर कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है। जैसे लोग कहते हैं हम पेपर के बैग देंगे, क्योंकि पेपर बनाने में बहुत सारा वाटर वेस्ट जनरेट होता है जिसके अंदर एसिड होता है जो कि घातक है। और इसके अलावा पेपर भी कोई आसानी से जल्दी डिग्रेड नहीं होता, पेपर डिग्रेड होने में 40 इयर्स तक लग जाते हैं। तो मेरा आत्मनिर्भर भारत के लिए एंड में मैं इसी तरह से कंक्लूड करना चाहूंगी कि प्लास्टिक के वेस्ट प्रोसेसिंग में और ऑल्टरनेटिव्स में बहुत सी संभावनाएं हैं, जहां पर अगर युवा, महिलाएं ये सब आगे आए और अपनी उद्यम लगाएं, कुछ नहीं तो वेस्ट कलेक्शन और उसको सॉर्टिंग करके क्लीन करके बेल बनाकर ही बेचें, तो उसमें अच्छी
आप मतलब उद्यमिता के अवसर हैं, और आगे जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आगे और भी आएंगी और कॉमर्शलाइज होंगी, आप वहां पर भी काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगी कि यूपीसीएसटी ने, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझको मौका दिया कि मैं अपने प्लास्टिक के विषय में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर किया और बहुत नई नई जानकारियां हम लोगों को प्रदान की इनोवेशन के क्षेत्र में, और जो भी आपका इतना लंबा अनुभव रहा है उसका लाभ निश्चित रूप से हम सभी को मिला है। आपका एक बार मैं फिर से इस वक्तव्य के लिए काउंसिल की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ हम अब आगे कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाते हुए अपने अगले वक्ता जो कि डॉक्टर संदीप सिरोही जी हैं, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, मैं आपको भी इन्वाइट करना चाहूँगा। आप MSc MTech हैं IIT खड़गपुर से और PhD हैं। इसके साथ आपका 13 साल का टीचिंग का और रिसर्च का एक्सपीरियंस है। 35 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड हैं और 2 पेटेंट भी आपके फाइल हैं, साथ ही साथ ग्रांटेड भी हैं, और जर्नल्स में भी कई इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। और इस समय आप मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। डॉक्टर संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस I would, before we start, I would like to say a word that it was really a wonderful presentation by Dr. Reena Singhal, and she has complimented the presentation given by me, and she has included the various facets, the plus and negative points of the plastic. And with these words, I also invite Dr. Sandeep for a wonderful presentation. It is a wonderful event organized on the different platform, different aspects of the Atma Nirbhar Bharat and how we can contribute in the field of science. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, my screen is visible? Yes, your screen is visible. And PPT is also visible, sir? No. It seems some problem here. Okay. Wait a while, sir. I'll see it. I'll share it again. It is not visible. Wait, sir. Wait a while. I'll share it again. Okay, sir. Yeah, now it is visible, sir. Now it is visible, sir. Yes, it is visible. Okay, thank you very much, sir. So first of all, very good afternoon to all the dignitaries present here, and I feel overwhelmed to be the part of this occasion, which is organized for celebrating Vigyan Utsav as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. And today my talk is on role of biotechnology entrepreneurship, making India self-reliant Bharat. So it is a very popular phrase that is used by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and with the vision of this economy development of the country. And this economy development of the country, the government of India initiated the big and comprehensive package of 20 lakh crore rupees to develop the country and to boost our economic growth in each and every individual. So this is the neither protective and nor isolative, it is a comprehensive package. So with this vision, the package is the must needed boost towards the achieving our goal, and it is basically promote the business and attract the investment, and this investment directly or indirectly is strengthening the making in India, and that is ultimately achieving our goal, that is to demand of ultimately achieving our goal to boost the overall income of the individual person. So according to this Atmanirbhar model or self-reliant model, it is the number of parameters are there, but some of the key parameters are considering here the particularly the contributor rather than the consumer. So in this regard, in the right side picture, we can also see that our defense minister Sri Rajnath Singh with the other defense expert showcasing the equipment of different equipment which are manufactured in Indian ordnance
factories. So this is the model of Atma Nirbhar Bharat, and continuously we are working on that part. And we are not only working on that the defense sector, we are working on the different climatic changes factor in the field of agriculture and the rural and different urban sectors, and for overall development of the individual. So it is this particular Atmanirbhar Bharat model is the human-centric model, and that is concentrate and the center of the development of the all over development. So in this regard, the government of India releases different grants in number of tranches. And if we discuss about the first tranche, the government of India released 5,94,000 crore rupees for the development of the Indian economy sector, to promoting the small industries, that is MSME sector, and the different real estate sector and different salary persons. And in the second tranche, it released the around 3 lakh crore rupees for migrant workers, for improving his livelihood, or that is the small scale industry, and the providing the crore of, improving the life of the crore of the peoples. And the most critical objective of this Atmanirbhar to reduce the unemployability. So basic purpose, as we discuss our VP Sharma sir in initially the definition of the Atmanirbhar Bharat. So ultimate goal of this, or ultimate objective of this Atmanirbhar Bharat, is to reduce the unemployability and poverty, and that is directly increase the India per capita income. So these are the different trenches increase with time to time for boosting our economy. And recently in 2020, during the pandemic situation, government of India released the 20 lakh crore rupees package for improving our economy. So these are the basic pillars of self-reliant India, that include the economy, infrastructure, system, demography, and the demand. And as far as economic concerned, in the field of economy, we want a quantum jump, not need the incremental changes. Gradually, we are working towards the top of the position. So we require the quantum jump. And infrastructure is also that become an identity of the country. And if our infrastructure is good, then number of people are attracted from investing in our country. And the third one, most pillar, is the system, because it is the 21st century and it is the technology driven century. So all we are the techno savvy and technology based system are developed, and the demography is also vibrant. So different colorful, if we create the catchy things to attract the people, so it is the directly part of the demography. And the demand, as far as demand is concerned, so demand in need to fulfill the need of every individual. So if we fulfill the need of every individual, that is our pillars of our part of the this is the demand sector. And now these are the potential sectors in future where we are improving the different growth of the country, and it includes the textile industry, organic farming industry, automobile industry, different pharmaceutical industry. Earlier Suri sir very well explained about the pharmaceutical company, then coal mine, MSME sector is explained by the Mathur sir. So now we are focusing about the agriculture sector and the biotechnology sector. In this sector, because around the world, or specifically in India, around 70% of the population directly or indirectly is related to the agri profession, and number of hybrid crops are produces to fulfill the demand of the population, because the population is gradually increases and our resources is continuously goes down. So how do we meet the demand? So with the help of biotechnology and with the help of refinement in the agriculture field, we can meet the requirement. So with the help of this technology, we are fulfilling our goal. And if we are continuously develop these type of things, then we can achieve our goal. So with the help of agri profession, different industrial sector, we can also strengthen, and the different biotechnological crops are use the less pesticides, and if we use the less pesticides, it can benefit it for the human health, and it is also protect our environment. The earlier Rima ma'am is told about the number of plastic uses, and if we are
less use the different pesticides, so our mother land is, or mother earth is also protected with the different dangerous chemicals. And these are the possibility of the industrial microbial techniques, where the involvement of the new gene and the new crop we are developing with the help of different genome sequencing, and the revolution in the industrial in Indian agriculture industry. Recently, number of crops are developed that are that are adapted according to the climatic changes, and different insect resistant variety are also developed. Different stress tolerant variety are also developed. So these are the refinement in the boosting of our economy. So government of India sanction agri-tech, its startup roles to develop the rural livelihood and reduce the climatic uncertainty and the traditional farming, because earlier if there is no rainfall, so number of crops are destroyed. But this time, with the help of artificial intelligence, we predict the where the rainfall will occur. And we can also some use of recently with the help of drone technology, we can also artificially create the artificially rain system into the field, fertilizers, and we can also spray in different fields. So these are the recent changes in the agriculture field, and government of India support with the help of releasing the package in the third tranche, and around 1 lakh crore rupees to given in the agriculture comprehensive society for the organizing the startup sectors, and 10,000 crore the formulation of the micro food entrepreneurship, and the 20,000 crore rupees for release to additional fish production, and the 13,000 crore rupees to 100% vaccination of the cattle and buffaloes, because these cattle and buffaloes are play very important role for the production of milk, and play important role in Indian economy. And then 15,000 crore rupees boost the animal husbandry and infrastructure, and 500 crore rupees for beekeeping. It is the another one of the prestigious entrepreneurship, or one of the prestigious occasion model for developing our economy. And why we focus government of India on agriculture? Because India is the second largest land in the world, and we can also second largest populated country. So if we can revive our resources, then we can survive. Otherwise the situation same will come same like Sri Lanka. So not only government is responsible, we are also responsible for the same. If we are not improving our habits, our nature, then the day will come, the crisis will hamper. So near future, we must be inculcated into the Atma Nirbhar Bharat. And the overall land area is the 157.35 million hectare is available land in India. And government policy is around, number of policies are there, and here the some important policies. The Agriculture Technology Management Agency, with the help of these agencies, we can improve our resources, and Krishi Vigyan Kendra are near to every villages, so we can discuss about the different activity and different crops with the scientists over there. And these are the play role of biotechnology. And the best example of biotechnology is the development of COVID-19 vaccine. So COVID-19 vaccine made the connection between the Atma Nirbhar Bharat, and our Prime Minister stated that the made in India vaccine are the symbol of Atma Nirbhar Bharat. And not only in the field of vaccine, we can also develop the different crop resistant variety earlier, and these are used over the globe. And number of other recent changes with the help of global genome sequencing and other researches are promoting our India. And nowadays a national digital health mission will be expected for the better use of the biotechnology in healthcare services. And the biotech and R&D department also prospective to opportunity become the self-reliant global, and we are the leader of the globals. Or in this regard, the Atma Nirbhar Bharat Yojana, the massive health infrastructure boost package released around 80,000 crore rupees, and alone 64 crore rupees released in the field of healthcare sector, while the 35,000 crore rupees for COVID vaccination, and rest of the in different nurturing of the national center in the disease, etc. So, and these are the other chemical fields where we can
our expertise talk earlier. Reena ma'am is also talk about the different chemical and polymer about the, and VP Sharma sir is earlier talk about the different polymers. Those are harmful and useful for human beings. So there is no need to explain about or going in the detail in the chemical industry or in India. So on the basis of all these slides, we can conclude that the Atma Nirbhar Sena is working very hard to provide the 360-degree assistant to aspiring entrepreneurship and guiding them in raising to the business organization. These are the working towards ensuring the vulnerable society and severely affected them at this time. And economy has a vast potential. Our economy has a vast potential to achieve this objective and our mission and our goal, that is the self-reliant India movement. So it is not the responsibility of the government, but we are, as a consumer, we are also equally responsible to produce the goods as a demand and main factor for developing any sector. So with these words, I want to say, or I would like to say thanks to all members. Those are working very hard for organizing this Vigyan Utsav celebration or celebrating the Azadi Ka Amrit. Also, special thanks to S. Rahman sir, who are the person continuously working with us successful of this event. So with these words, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप सिरोही सर। Thank you, और sir. Thank you. के साथ मैं इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाऊंगा और विशेष रूप से आप सभी को आने वाले 15 अगस्त की जो हमारा आज़ादी का असली अमृत महोत्सव होगा उसकी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी ओर से सभी स्पीकर्स को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं संदीप द्विवेदी आप सभी के साथ अब तक जुड़ा था। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के कन्वीनर संयोजक डॉक्टर एस रहमान, जो कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक अधिकारी हैं काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज का विज्ञान उत्सव था उसके आत्मनिर्भर भारत एंड इंडस्ट्री का जो विषय था उसके आप कन्वीनर थे। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है रहमान सर आपका। सभी आदरणीय व प्रिय वैज्ञानिक तथा विद्युत जन नमस्कार। अति प्रशंसा के साथ हम सभी को भली भांति ज्ञात है कि गत वर्ष सितंबर 2021 से संपूर्ण भारतवर्ष में निरंतर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विज्ञान उत्सव का व्यापक स्तर पर देश की सभी वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा वृहद स्तर पर सफल आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयोजन की इसी श्रृंखला में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 11वां कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत एंड इंडस्ट्री विषय पर संपन्न कराया गया है। आज के सफल कार्यक्रम में विभिन्न ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों तथा तकनीकी संगठनों के 7 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों व तकनीकी विदों ने अपनी प्रस्तुतियों के साथ संबोधन में आत्मनिर्भर भारत एंड इंडस्ट्री विषय के महत्व और उपयोगिता में समाज के प्रत्येक लक्षित वर्ग की भागीदारी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान आकर्षित कराते हुए राष्ट्र के विकास आत्मनिर्भरता बढ़ाने को महत्वपूर्ण बल दिया है। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विज्ञान उत्सव के राष्ट्रव्यापी आयोजनों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का सर्वप्रथम अभिवादन के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस राष्ट्रीय आयोजन के महत्वपूर्ण अवसर पर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की नीतिकार, योजनाकार व वरिष्ठ सलाहकार के साथ साथ देश के सभी विद्वान वैज्ञानिकों व तकनीकी विदों तथा सभी राज्यों की परिषदों एवं विभागों के प्रशासकीय अधिकारियों का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय दोनों माननीय मंत्री जी का हार्दिक रूप से अत्यंत आभार प्रकट करते हैं। परिषद के परम आदरणीय महानिदेशक महोदय व आदरणीय विशेष सचिव महोदय तथा आदरणीय सचिव महोदय श्री आर.डी. राम सर के अत्यंत आभारी हैं, जिनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और विज्ञान उत्सव उत्साहवर्धन में कार्यक्रम का विज्ञान उत्सव का 11वां आयोजन सफल हुआ है। आज के वैज्ञानिक समाधान में आदरणीय डॉक्टर सुशील सूरी सर, आदरणीय मसरत नूर खान सर, आदरणीय बीपी शर्मा सर, डॉक्टर अनुराग माथुर सर,
डॉक्टर आर.पी. राम सर, डॉक्टर रीना मैडम, डॉक्टर संदीप जी का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद के साथ हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इसी क्रम में ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोकप्रिय वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, शोधार्थियों, विज्ञान संचारकों, नव अन्वेषकों, महिला वैज्ञानिकों, विज्ञान के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों में अग्रणी 75 जनपदों के जिला विज्ञान क्लब के जिला समन्वयकों तथा चारों क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्रों के वैज्ञानिक अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय के साथ इस आयोजन में प्रतिभाग करके भारी सफल बनाया है। अंत में मैं परिषद के सभी वरिष्ठ एवं सहयोगीगण, एसपीसी श्री अनिल यादव सर, समस्त संयुक्त निदेशक, वैज्ञानिक अधिकारी तथा इनोवेशन ऑफिसर श्री संदीप द्विवेदी जी का आभारी हूँ। वरिष्ठ संयुक्त निदेशक श्री एस.एम. प्रसाद सर तथा मुस्तफा मैडम, डॉक्टर राजेश कुमार गंगवार सर, डॉक्टर राधेलाल सर के सहयोग से ही हमें कार्यक्रम को सफल बनाने में निरंतर हर पल प्रोत्साहन के साथ ऊर्जा मिली है। कार्यक्रम के आयोजन में समर्पित परिषद के साथी कार्मिकों को धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन पर पुनः सभी विद्वानों को आभार सहित धन्यवाद। आपको आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। धन्यवाद सर। और आप सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाता हूं। और ये कार्यक्रम यही समाप्त जरूर हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी और ये विज्ञान उत्सव निरंतर जारी रहेगा। और जैसा कि डॉक्टर वीपी शर्मा सर ने कहा था कि वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान हमेशा तत्पर रहेगा, तो मैं ये मानता हूं कि आजादी हमें विज्ञान की, आजादी हमें विचारों की, और प्रत्येक तरीके से हम इस भारत को स्वदेशी विज्ञान के साथ स्वतंत्रता की आजादी के अमृत महोत्सव को हमने मनाया है और आगे भी मनाते रहेंगे और इस देश को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। आप सभी विद्वत जनों का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं परिषद की ओर से। और इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त नहीं कहेंगे, इसको पूर्ण करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। और मैं ये कहूंगा ये कार्यक्रम बहुत ही अतुलनीय था और इसको आगे बढ़ाना है। और इन चीजों को जितने भी हम लोगों ने बातें करी उनको अगर हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में तो सार्थक होगा इस कार्यक्रम को। और साथ साथ जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी शुभकामनाएं अभी से आप सब लोग। Very good. It has enriched our knowledge. Sir, for organizing such a wonderful. नमस्कार सर, नमस्कार। राजेश द्विवेदी भी आ गए।
you.